स्टार्ट करें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नीट का क्रैश कोर्स। और ये क्या होगा, नीट के पेपर से अप्रॉक्स 2-3 दिन पहले क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे हम नीट के 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन में मिनिमम 160 प्लस करने का टारगेट रखेंगे। और दूसरी बात यह है कि हम पढ़ेंगे बहुत कम, पढ़ेंगे बहुत कम और करेंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, अब देखो क्या है, उसके साथ ध्यान रखना जैसे जैसे मैं बोलूं। और चाहे ऑफलाइन वाले हैं, चाहे जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वो भी क्या करें कि जब भी मैं पढ़ाऊं और जब भी मेरी क्लास को देखें तो सीधी सी बात है, एनसीईआरटी की बुक उन पे होनी चाहिए। ठीक है, मोस्टली किसमें, बायो में तो होनी चाहिए, क्योंकि बायो का एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आता है। सीधी सी बात है, हाईलाइटर होना चाहिए और बुक होनी चाहिए। केमिस्ट्री में क्या है, और केमिस्ट्री का भी जो सीक्वेंस है बिल्कुल सेम ही है। केमिस्ट्री के और बायोलॉजी की सीधी सी बात है, एनसीईआरटी वैसे ही पूछे जाते हैं। बात रही फिजिक्स की, तो फिजिक्स में से भी क्वेश्चन अप्रॉक्स 35 के अप्रॉक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, राइट। क्योंकि वो क्या होता है, कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर देता है अपने साइड से एग्जामिनर, तो वो हो जाते हैं। तो इसका कहने का मीन्स ये है कि ओवरऑल हमें एनसीईआरटी पे फोकस करना है, और मैं एनसीईआरटी को ही पढ़ाऊंगा लाइन बाई लाइन, और जो एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत होगी वो हम एक्स्ट्रा देख लेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करने वाले हैं, एक चीज और याद रखना कि हमें क्या होना चाहिए, क्योंकि 12th अभी क्या हुआ है, तो 12th का चैप्टर जैसे मैंने आज पढ़ाया, ये पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन पढ़ाऊंगा मैं, तो क्या होना चाहिए कि आपको 12th बेस पे भी इसे कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां से अच्छा समझ आएगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम कौन सा करने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे आपने 12th का एक बार रिवाइज कर लिया चैप्टर अच्छे से, और मैंने भी पढ़ाया। ठीक है, किसी को दिक्कत आए तो सी बात है, मेरे वीडियो में जाके देख ले वो। तो क्या होगा, उससे ये होगा कि यहाँ पे जब कॉन्सेप्ट को सीखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, राइट। इस चैप्टर को करने से पहले 2-3 बातें जो आपको समझनी है, वरना बार बार दिक्कत आएगी, मैं बोलूंगा आपके समझ नहीं आएंगी। एक तो समझना है यहाँ पे कोशिका विभाजन को। किससे समझना है, कोशिका विभाजन को। वैसे तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, इसी बात है, और हम क्या करेंगे क्रैश कोर्स में तो कंप्लीट ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे 2-3 पॉइंट है उसके, वो मैं बता दूं आपको। कोशिका विभाजन, देखो ध्यान से समझना इसको। हमारे पास कोशिका विभाजन है, पहले कोशिका को समझ लो, 1 मिनट जस्ट मिनट कोशिका को समझ लो। क्या होता है, एक होती है प्लांट्स की कोशिका, पादपों की कोशिका, और एक होती है प्राणी की कोशिका। उनमें थोड़ा डिफरेंट होता है, उसको भी समझ लो। हम पढ़ने वाले हैं क्या, कोशिका को समझने वाले हैं, नॉर्मल समझेंगे कोशिका को, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन होता रहेगा बार बार, वरना आपको समझ नहीं आएगा। कोशिका, अब देखो कितने तरह की कोशिका होती है, सीधी सी बात है, उसके अकॉर्डिंग नहीं, पादप और प्राणी की बात कर रहे हैं, बाकी किसी की बात नहीं कर रहा। 2 तरह की कोशिका होती है। मान लो प्राणी की कोशिका देख रहे हैं हम, किसकी कोशिका देख रहे हैं, प्राणी की और पादप की, क्योंकि जो पॉइंट यहाँ पे चाहिए वो क्लियर होने चाहिए। अब ये क्या होता है, ये जो पुरानी कोशिका होती है हमारी, सबसे बाहर लेयर जो होती है इसमें, इसको बोलते हैं हम कोशिका झिल्ली, राइट। इसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। इसके बीचों बीच होता है इसका कोशिका केंद्रक। क्या होता है इसका, कोशिका का केंद्रक, मतलब कोशिका का सेंटर होता है ना, कोशिका केंद्रक। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, राइट। अब देखो क्या होता है, इसमें जो होता है, इसमें सेंटर के अंदर जो होता है वो होता है आनुवंशिक पदार्थ। क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ। और आपको पता है आनुवंशिक पदार्थ कौन होता है, डीएनए। प्राणियों में आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है, डीएनए। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे देखो ये जो है, ये क्या है, केंद्रक, और ये जो चढ़ी हुई है ना इस पे, ये तो हो गया हमारा केंद्रक सेंटर, और ये जो लगी है इस पे, इसे बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। क्या बोलते हैं इसको, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली हो गया। अब देखो क्या होगा, यहां पे लिक्विड भरा होता है, लिक्विड तो जानते हैं आप, द्रव भरा होता है। यहां पे क्या भरा होता है, द्रव भरा होता है। अब किसका द्रव है ये, कोशिका का, तो क्या बोलोगे इसको, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, पादप प्लांट्स की जो कोशिका होती है उसमें एक डिफरेंट होता है बस, कि यहां पे क्या होता है, इसके बाहर सबसे, वैसे तो डिफरेंट और भी होते हैं वर्क के अकॉर्डिंग, लेकिन हम क्या देखने वाले हैं, बस हमें झिल्ली के अकॉर्डिंग देखना है।
तो यहाँ पे क्या होता है, कोशिका जो झिल्ली होती है उसके बाहर कोशिका भित्ति भी होती है। क्या होती है यहाँ पे, बस क्या डिफरेंट होगा यहाँ पे, हम किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट देख रहे हैं झिल्ली और भित्ति के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे झिल्ली और भित्ति आएगा, सीधी बात है। बाकी मेनली आपको पढ़ना है कहाँ, इसका पूरे चैप्टर दिया हुआ है। तो बस क्या डिफरेंट होता है यहाँ पे झिल्ली और भित्ति के अकॉर्डिंग, इस पे एक बाहर वाली लेयर और होती है, बाहर क्या होती है, एक लेयर और होती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हो, कोशिका, कोशिका भित्ति, ठीक है। बात समझ आ गई। मेनली डिफरेंट किसकी बात करें, वर्क के अकॉर्डिंग नहीं, वर्क के अकॉर्डिंग और भी डिफरेंट होते हैं। जैसे ये क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण करती है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करती है, इसके अकॉर्डिंग नहीं देख रहे, बस नॉर्मली जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि इसमें जो होती है बाहर सबसे कोशिका झिल्ली होती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, इसमें कोशिका भित्ति भी होती है, ठीक है। ये हो गया ना, क्योंकि हम बार बार मैं बोलूंगा कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में रिवाइज किया होगा, क्या मालूम कब से रिवाइज नहीं किया। ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाले, ध्यान रखना, मैं एक एक पॉइंट वो बता रही हूँ यहाँ पे जो चैप्टर में यूज होने वाले। अब देखेंगे कोशिका विभाजन, क्या देखेंगे, कोशिका विभाजन, वरना मैं वहां पे करता रहूंगा आपको कुछ समझ नहीं आएगा। कोशिका विभाजन, देखो आप कोशिका विभाजन को समझने वाले, सीधी सी बात है, कोशिका विभाजन आपको पता है। एक यहाँ पे एक पॉइंट और समझना आपको, एक होते हैं आगुणित और एक होते हैं द्विगुणित। क्या होते हैं, एक होती है द्विगुणित कोशिका, एक होती है आगुणित कोशिका। द्विगुणित का मीन्स मैंने और बताया, द्वि का मतलब क्या होगा, दो, गुणित मीन्स जुड़े हुए। तो यहाँ पे क्या होता है, जब गुणसूत्र, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपने अंदर कितने गुणसूत्र है, 40, कितने गुणसूत्र है, 40। तो क्या है, दो दो गुणसूत्र सेट में, सेट का मीन्स जोड़े में, समझ में आ गया ना। तो दोनों क्या है, एक साथ जोड़े में है, तो गुणित का मतलब जुड़े हुए है ना। तो जब गुणसूत्रों का जोड़ा पाया जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, द्विगुणित। जैसे अपने अंदर 40 गुणसूत्र हैं तो कितने जोड़े पाए जाएंगे, 23 जोड़े पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र 23 जोड़ों में होते हैं, एक जोड़ा दो गुणसूत्र का, फिर एक, फिर एक, फिर एक, तो क्या कितने हो गए, 23 जोड़े होते हैं किसके, गुणसूत्रों के। तो कैसे हो गए अपने, कैसे हुए हम हुए द्विगुणित, ठीक है। हमारी कोशिका कैसे हुई, द्विगुणित कोशिका। बात समझ में आ रही है। अगर गुणसूत्र अकेला अकेला होगा तो वो बोलते हैं आगुणित कोशिका और आगुणित कोई भी जीव। बात समझ आ गई, द्विगुणित आगुणित, क्योंकि यहाँ पे करने वाले, मैं जब विभाजन कराऊंगा मैं बोलूंगा ये द्विगुणित थी, ये आगुणित हो गई, ये आगुणित थी, तो समझ आना चाहिए ना उसका। समझ आ गया द्विगुणित आगुणित क्या होते हैं, अगर जोड़े में होते हैं तो, अगर गुणसूत्र जोड़े में होते हैं तो द्विगुणित, अकेले अकेले होते हैं तो आगुणित, ठीक है। ध्यान रखना, पादक, प्राणी और पादक, प्राणी और पादक दोनों द्विगुणित है, यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोनों क्या है, द्विगुणित है। इसकी कोशिका में भी गुणसूत्र कितने पाए जाएंगे, जितने भी पाए जाएंगे जोड़े में होंगे, इसके भी जोड़े में होंगे। क्लियर है पॉइंट। अब देखो क्या होगा, कोशिका विभाजन देखो, द्विगुणित को दिखाते हैं 2n से कोशिका को, आपको पता है ना ऐसे करके कोशिका होती है, तो इसे दिखा देते हैं 2n से। देखो 2 लग रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे गुणसूत्र दो दो है जोड़े में। कितने तरह का विभाजन होता है आपको पता है, दो तरह का, एक होता है अर्धसूत्री। कैसा होता है, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री का मीन्स आप समझ गए, नाम से पता चला, अर्ध का मीन्स आधे, सूत्री का मीन्स गुणसूत्री। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अगर मान लो अपनी कोशिका इसमें 46 गुणसूत्र हैं तो बनने वाली कोशिका में कितने हो जाएंगे, 23, आधे हो जाएंगे ना। इसीलिए देखो यहाँ पे क्या होगा, इसमें बनती है 4 कोशिकाएं, कितनी बनती है, 4 कोशिकाएं, 4 कोशिकाएं बन गई, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई, आधी, कितनी, आधी। तो देखो कैसी कोशिका कैसी बनी, आगुणित। अरे जैसे मान लो अपने अंदर कितने थे, 46 गुणसूत्र थे, अब इनके सबके अंदर कितने होंगे, 23 23, कितने होंगे, 23 23, 23 23 ऐसे होंगे ना। अब देखो आगुणित क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि जो गुणसूत्र जोड़े में थे उसमें से एक एक चला गया। नई बात समझ आई। जैसे मान लो हमारे पास क्या थे, इस तरह से जोड़े थे, गुणसूत्रों के क्या थे, एक गुणसूत्र और दूसरा गुणसूत्र भी था, ऐसे करके 2 गुणसूत्र थे ना। जब 23 हुए ना तो इसी तरह से कितने जोड़े होंगे हमारे पास, 23 जोड़े होंगे ना, और 46 गुणसूत्र होंगे। जब इसमें से हर जोड़े में से एक एक निकल जाएगा तो कितने बचेंगे, 23 गुणसूत्र होंगे। तो फिर क्या बोलेंगे, देखो आप दोनों एक साथ हैं, दो दो एक साथ हैं, तो इसको क्या बोल रहे हैं, 2n कोशिका। जब अकेला बचेगा तो क्या बोलेंगे, n कोशिका। समझ में आया, 23 कैसे बचे, जोड़े का एक एक गुणसूत्र क्या हुआ, चला गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, n।
तो n कोशिका। इसका मतलब एक पॉइंट और क्लियर हो रहा है यहाँ पे, बताओ क्या? एक पॉइंट ये क्लियर हो रहा है कि अगर द्विगुणित कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन करें तो वो आगुणित बना देती है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। क्लियर है ना? अब देखो नेक्स्ट विभाजन देखने वाले हैं कौन सा? समसूत्री। समसूत्री। अब देखो समसूत्री में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली, जितनी इसमें होगी इतनी ही रहेगी। दोनों चीजें याद रखनी है कि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं और गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। और अगर ये कोशिका द्विगुणित होती है तो ये कोशिका बनने वाली अगुणित होती है। इतना याद रखना है। ऐसे यहाँ पे समसूत्री में देखना है आपको कि इससे कितनी कोशिकाएं बनती है? 2 कोशिकाएं बनती है। कितनी कोशिकाएं बनती है? 2 कोशिकाएं बनती है। ठीक है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है? समान है। अगर इसमें कितने 46 तो इसमें भी कितने रहेंगे? 46 और इसमें भी कितने रहेंगे? 40। कोई दिक्कत? अगर ये द्विगुणित है, तुम्हें पता है जब गुणसूत्रों की संख्या चेंज ही नहीं हुई तो ये अगर द्विगुणित है तो ये भी क्या होंगी, और ये अगुणित है तो ये भी क्या होंगी। तो सीधी बात है, सेम रहता है। इसमें दोनों पॉइंट याद रखने हैं आपको। क्या क्या याद रखना है कि एक तो गुणसूत्रों की संख्या दोनों में क्या रहती है? सेम रहती है। और दूसरा, अगर ये द्विगुणित होगी तो ये भी द्विगुणित, ये अगुणित होगी तो ये भी अगुणित। और कोशिकाएं कितनी बनती हैं? 2। ठीक है ना? अब देखो ये भी क्या होगी? द्विगुणित होगी। 2n एंड 2n। बात क्लियर है? क्यों बताया मैंने? क्योंकि इन सब का यूज होने वाला है यहाँ पे, इन सब पॉइंटों का यूज होने वाला है चैप्टर में। अब दिक्कत नहीं आएगी। बात क्लियर है ना? समझ आ गया ना? क्या कि अगर किसी कोशिका का क्या करो, अर्धसूत्री विभाजन करो तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, 4 कोशिकाएं बनती है। और अगर द्विगुणित कोशिका का करोगे तो सब कोशिकाएं अगुणित हो जाती है। एक पॉइंट याद रखना है। फिर याद रखना है, अगर हम समसूत्री विभाजन करें तो बनने वाली कोशिकाओं की संख्या होती है 2 और गुणसूत्रों की संख्या रहती है समान। गुणसूत्रों की संख्या समान रहने की वजह से अगर द्विगुणित कोशिका है तो ये भी क्या होगी? द्विगुणित। और ये अगुणित है तो अगुणित। कोई दिक्कत? अब देखो विभाजन में एक कंडीशन और लगती है इस चैप्टर के अंदर कि हमारे पास कोई कोशिका है। हमारे पास क्या है? ये पॉइंट तो समझ आ गया ना? हमारे पास कोई कोशिका है। ठीक है, कोई कोशिका है तो पहले विभाजन किसका होता है? केंद्रक का। पहले किसका विभाजन होता है? केंद्रक का। फिर उसके बाद होता है कोशिका। अरे ये तो पता है ना, ये केंद्रक, ये कोशिका द्रव्य। और बाद में क्या है? बाद में क्या? देखो इसमें कोशिका भित्ति भी है। तो पहले किसका विभाजन होगा? केंद्रक का, फिर कोशिका द्रव्य का, फिर कोशिका भित्ति का। बात समझ आई है? कभी कभी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि मान लिया कि हमारा केंद्रक का विभाजन तो हो गया। केंद्र कितने बन गए? देखो केंद्र कितने बन गए? अरे विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन हो गया यहाँ पे। तो आपको पता है समसूत्री में, खुद अपने माइंड से सोचो, जितनी कोशिकाएं बनेंगी इतने तो केंद्रक होने चाहिए ना। समसूत्री विभाजन में कितनी कोशिकाएं बनेंगी? तो केंद्र कितने बनेंगे? 2। जितनी कोशिकाएं बनेंगी। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो केंद्र कितने बनेंगे? 4 नहीं बनेंगे, क्योंकि कोशिकाएं, जितनी कोशिकाएं बनेंगी इतने तो केंद्रक बनेंगे। तो यहाँ पे कितने केंद्रक बनेंगे? 2 केंद्रक बन जाएंगे। पता है ये चला कि केंद्रक का विभाजन तो हो गया, कोशिका द्रव्य का विभाजन भी नहीं हुआ और कोशिका भित्ति का भी नहीं हुआ। ये कंडीशन यहीं पे रुक गई। ऐसा भी होता है। बात समझ आई? कभी कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि ये कंडीशन सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले। कभी कभी ऐसा भी होता है, ये फर्स्ट कंडीशन थी और ये सेकंड कंडीशन, मैं इसलिए तो बता रही हूं। कभी कभी क्या होता है, ऐसा भी होता है कि मान लिया क्या हुआ, मान लिया कि केंद्र का विभाजन भी हो गया, ठीक है, और कोशिका द्रव्य का विभाजन भी हो गया। जैसे परागकण में देखा है ना आपने, देखा है ना, परागकण में 2 कोशिकाएं बन जाती है ना। तो देखो क्या हुआ था, अब कोशिका द्रव्य का विभाजन का मीन्स ये होता है कि कोशिका द्रव्य अलग अलग हो जाता है, झिल्ली एक पे अलग लग जाती है, एक पे अलग। देखो ऐसे करके, जैसे कोशिका द्रव्य एक साथ था सब, तो क्या हुआ, बीच में से क्या हो गया, बट गया। बटने का मतलब इतना इधर आ गया कोशिका द्रव्य और इतना इधर आ गया, और बीच में क्या लग गई, जो झिल्ली बाहर लगी हुई थी वो यहां पे लग गई। बात समझ आ गई? तो यहाँ पे क्या कोशिकाएं बन गई है, 2 कोशिकाएं, लेकिन इनकी कोशिका वृत्ति क्या है, एक ही है। बात समझ आ रही है? तो ऐसी कंडीशन भी यहाँ पे बन जाती है, राइट। और तीसरी कंडीशन आपको पता है कि कोशिका भित्ति भी अलग हो जाती है। कैसे? ये क्या होंगी, ये क्या होती है, बिल्कुल अलग बन जाती है। जैसे आपको अभी दिखाई थी मैंने, देखो केंद्रक भी अलग है दोनों का, क्या है, केंद्रक भी अलग है और कोशिका द्रव्य भी अलग है और कोशिका भित्ति भी अलग है।
तीनों कंडीशन आपको समझ आ जानी चाहिए कि ऐसे 3 कंडीशन में ये विभाजन होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आने चाहिए क्योंकि इस चैप्टर में इन सब पॉइंटों का यूज हम करने वाले। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत? ठीक है। अब ये विभाजन समांगी भी हो सकता है और विषमांगी भी हो सकता है। ठीक है। समांगी का मतलब अगर ये दोनों कोशिकाएं सेम साइज की बन रही है तो कैसा विभाजन हुआ, और अगर अलग अलग साइज की बननी है तो, बस इन पॉइंटों को समझना। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ठीक है, इन्हें नोट करो पहले। अब देखो, अब ये समझ आ गया नॉर्मल सी बात है। चैप्टर को करने से पहले ये जरूर करना है क्योंकि यहाँ पे देखो जितने भी पॉइंट होंगे इसी पे होंगे। ये समझ नहीं आया तो चैप्टर समझ नहीं आएगा। अब देख लें हम चैप्टर का फ्लो। ठीक है, चैप्टर का फ्लो क्या क्या यहाँ पे देखने वाले हैं हम। देखो सबसे पहले क्या देखेंगे, सी बात है, सबसे पहले क्या देखेंगे हम, पुष्प देखेंगे। क्या देखेंगे? पुष्प देखेंगे, राइट। अब सेकंड में क्या देखेंगे, देखो सेकंड नंबर पे हमें देखना है, सेकंड नंबर पे देखना है हमें क्या, सेकंड नंबर पे हमें पूरा एक फ्लो देखना है, चैप्टर का पूरा फ्लो। ऐसा मान लो मेनली फ्लो तो यही है। सेकंड नंबर पे हमें देखना है निषेचन, निषेचन, पूर्व घटनाएं एवं संरचनाएं। ठीक है। अब ये देखना है, फिर देखना है हमें क्या, निषेचन। और यहां पे कौन सा निषेचन देखना है हमें, दोहरा निषेचन। फिर देखना है हमें दोहरा निषेचन। ठीक है। उसके बाद देखना है हमें निषेचन पश्च घटनाएं एवं संरचनाएं। ठीक है। अब तुम्हें पता है ये क्या है, ये पुष्प क्या है। सबसे पहले आपको पता है पुष्प क्या है। पुष्प जो है वो प्लांट्स का, पादपों का क्या है, लैंगिक अंग है। कौन सा अंग है, लैंगिक अंग है, क्योंकि जितने भी लैंगिक पार्ट्स होते हैं वो सब किसके अंदर होते हैं, लैंगिक अंग। तो जानते हो लैंगिक अंग कौन से होते हैं, लैंगिक अंग वो होते हैं जो जनन में भाग लेते हैं। ठीक है ना। तो पुष्प क्या है, पुष्प जो है प्लांट्स का लैंगिक अंग है। अरे लैंगिक अंग तो है, जनन अंग भी बोल सकते हैं इसको, लैंगिक अंग बोल सकते हैं, जनन अंग बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लैंगिक जनन होता है इसलिए लैंगिक अंग भी तो बोल सकते हैं। रियल में क्या है ये, जनन अंग, क्योंकि जनन पुष्प जो करता है वो, सॉरी प्लांट जो करता है जनन वो किससे करता है, पुष्प से करता है। अब देखो यहाँ पे कितने पॉइंट समझने, पहले तो समझना पुष्प को, पुष्प में क्या होता है कैसे होता है, अभी एक एक करके समझेंगे हम। फिर उसके बाद निषेचन से पूर्व का मीन्स जानते हो, पूर्व का मीन्स होता है पहले। तो निषेचन से जो पहले घटनाएं होने वाली है उनको समझेंगे। अब निषेचन से पहले क्या क्या होता है, घटनाएं और संरचनाएं। तो निषेचन से पहले क्या क्या होता है आपको पता है, पहले क्या बना होगा, स्त्री केसर बना होगा, पुंकेसर बना होगा, फिर परागण हुआ होगा, उसके बाद निषेचन हुआ होगा। आपने पढ़ा, अभी तो मैंने पढ़ाया था, सी बात है। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, पुंकेसर होगा, पुंकेसर पुंकेसर को समझेंगे। और स्त्री केसर, केसर, ठीक है। और परागण, क्या, परागण, राइट। इतनी ये सब कब बनते हैं, देखो यहाँ पे घटनाएं भी समझना है, कौन कौन सी घटनाएं होने वाली उन्हें भी समझना है, और संरचनाओं को भी समझना है। तो आपको पता है सी बात है, निषेचन से पहले क्या होगा, कौन कौन सी संरचनाएं बनेंगी, सी बात है, स्त्री केसर बना होगा, पुंकेसर बना होगा, फिर उसके बाद कौन सी घटना हुई होगी, निषेचन के लिए कौन सी घटना होती है, परागण हुआ होगा, तब जाके निषेचन हुआ होगा। बात समझ आ गई। तो निषेचन से जो पहले की घटनाएं कौन कौन सी है, स्त्री केसर बना होगा, पुंकेसर बना होगा, परागण हुआ होगा। उसके बाद देखो निषेचन के बाद क्या होता है, आपको पता है निषेचन के बाद जब निषेचन होता है तो आप यहां पे क्या पढ़ने वाले हैं, परागकोश को पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे, परागकोश को पढ़ेंगे। और देखो यहां पे क्या पढ़ेंगे, परागकोश को पढ़ेंगे, और भ्रूण को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, भ्रूण को पढ़ेंगे, फल को पढ़ेंगे, और बीज को पढ़ेंगे। बात समझ आ गई। क्योंकि आपको पता है जब निषेचन होता है, क्या होता है, जब निषेचन होता है
निषेचन होता है ना। तो उसके बाद आपको पता है फल, फल, बीज, भ्रूण, ये सब घटनाएं कब होती है? निषेचन के बाद होती है। बात समझ आ गई? इतने पॉइंट हमें पढ़ने। उसके बाद बस एक तीसरा टॉपिक है इसमें, कौन सा? असंग जनन। असंग जनन, असंग जनन पढ़ना है और बहु भ्रूणता पढ़नी है। बहु भ्रूणता, बात समझ आ गई? तो हमें इस चैप्टर में इतना पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले पुष्प, पुष्प के बारे में पढ़ना है, पुष्प क्या होता है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या पढ़ना है हमें? निषेचन पूर्व घटनाएं व संरचनाएं। निषेचन से पहले कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं। तो आपको पता है पुंकेसर, स्त्रीकेसर ये पहले ही बने होंगे, उसके बाद ही तो निषेचन हुआ होगा। और परागण की जो घटना है वो भी पहले ही होती है, क्योंकि परागण के बाद निषेचन होता है। क्लियर है? फिर उसके बाद हम यहाँ पे दोहरा निषेचन पढ़ेंगे, और दोहरा निषेचन होने के बाद आपको पता है निषेचन के बाद ही भ्रूण बनता है, फल बनते हैं, बीज बनते हैं। ये उसके बाद वाली घटनाएं पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में हम असंग जनन और बहुभ्रूणता पढ़ेंगे। तो इतने इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले। ठीक है, अब इसे नोट करो। यहां तक कोई डाउट? अब यहां तक क्या किया था हमने? यहां तक हमने बस मेनली क्या समझा है? पॉइंट समझे, कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे यूज होने वाले हैं, उनमें थोड़ी क्लियरिटी लेके आए। उसके बाद हमने देखा है कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम पुष्प की संरचना। क्या पढ़ेंगे? पुष्प की संरचना, संरचना। अब देखो पुष्प में होता क्या क्या है, राइट? पुष्प की संरचना में क्या क्या होता है, अब यहां पे स्टार्ट करेंगे हम पुष्प की संरचना में। अब पुष्प की संरचना में जो होते हैं वो कितने भाग होते हैं? 12th में पढ़ा है मैंने, 4 भाग होते हैं पुष्प की संरचना में। जो कितने होते हैं? 4 भाग होते हैं, जिसमें चारों पार्ट्स होते हैं, 4 भाग होते हैं, उसे बोलते हैं कंप्लीट पुष्प। पूर्ण पुष्प वही होता है, लेकिन 3 भाग भी होते हैं। आपको पता है पुष्प कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। पौधे कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं क्या? उभयलिंगाश्रायी, और एक होते हैं एकलिंगाश्रायी। एकलिंगाश्रायी में या तो स्त्री केसर होगा या पुंकेसर होगा। तो कितने पार्ट्स हो जाएंगे? एक पार्ट कम हो जाएगा ना उसमें, तो 3 हो जाएंगे। ठीक है ना? और उभयलिंगाश्रायी में कितने होंगे? स्त्री केसर भी होगा, पुंकेसर भी होगा, तो उसमें कितने पार्ट्स होंगे? 4 होंगे। ठीक है, समझ आ रही है ना? ध्यान रखना, नीट में यही उसका टारगेट होता है। वो कितनी भी छोटी बात पूछ लेता है। क्या कर लेता है? कितनी भी छोटी बात, आपको छोटी लग रही होगी, लेकिन वो पूछ लेता है छोटी बात को। ये बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे देखो, अब आपने देखा होगा सबसे बाहर पुष्प का आपने 2 भाग देखे होंगे। एक तो हरी वाली संरचनाएं होती है सबसे बाहर, देखा होगा। जैसे गुलाब में देखो, गुलाब का पुष्प सभी ने देखा है। गुलाब में सबसे पहले क्या होती है? हरी संरचना होती है। फिर उसके बाद लाल कलर की संरचनाएं होती है। फिर उसके बाद ये होती है, आपने देखे होंगे छोटे छोटे धागे की तरह रचनाएं होती है उसमें, होती है ना? तो वो होते हैं हमारे, क्या होते हैं? पुंकेसर। अब देखो समझो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो ये हल्की सी इस तरह से संरचना होती है, हल्की फूली हुई, और यहाँ पे कितना होता है? डंठल होता है। अब देखो एक एक पार्ट्स को इसके समझेंगे। यहाँ पे जो हरी संरचनाएं होती है इनको बोलते हैं बाह्य दल। क्या बोलते हैं? बाह्य दल। बाह्य दल का मीन्स इसकी जो एक, इसका जनरल भाषा में समझा दो, इसका जो एक पत्ती है ना, उसे क्या बोल रहे हैं? बाह्य दल। अब आपको पता है एक पत्ती तो होती नहीं, जैसे गुलाब का फूल देखा होगा आपने, तो हरी संरचनाएं जो होती है, हरी पत्तियां जो होती है उसके चारों तरफ, उसे क्या बोलते हैं? एक पत्ती को बोलते हैं बाह्य दल। और अगर सब पत्तियों को मिलाएं तो उन्हें क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज। पुंज का मतलब क्या होता है? किसी चीज का झुंड, किसी चीज का गुच्छा, उसे तो बोलते हैं। अब देखो बहुत सारी पत्तियां होंगी तो क्या हो गया? पत्तियों का एक झुंडी तो हो गया, गुच्छा ही तो हो गया। तो इन्हें सबको मिला के क्या बोलोगे? बाह्य दल पुंज। पुंज का मीन्स होता है गुच्छा। तो क्या हो गया? एक पत्ती को क्या बोल रहे हैं? बाह्य दल, और इनके गुच्छों को क्या बोलोगे आप? बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज। बात क्लियर है? बाह्य दल पुंज हो गया। उसके बाद देखा होगा आपने, देखा होगा ना गुलाब में क्या होता है? गुलाब का एग्जांपल इसलिए ले रहे हो क्योंकि सबने गुलाब देखा हुआ है। तो उसके बाद लाल संरचनाएं होती है, लाल पत्तियां जो होती है, लाल पत्तियां दिखाई देती हैं आपको, उसे बोलते हैं, एक पत्ती को बोलते हैं दल। बात समझने की कोशिश करना, एक पत्ती को बोलते हैं, सब बाह्य दल बोल रहे हैं यहाँ पे। तो किसे बोल रहे हैं? एक हरी पत्ती को बाह्य दल बोल रहे हैं। अब सब हरी पत्तियों के गुच्छे को मिला के क्या बोल रहे हैं? बाह्य दल पुंज। इसी तरह से मान लो कि यहाँ पे एक पत्ती है, क्या है? एक पत्ती, से क्या बोल दिया आपने? दल। दल बोल दिया ना? अब जितनी भी लाल पत्तियां होंगी गुलाब में, सबको मिला के क्या बोलोगे? दल पुंज। क्या बोलोगे? दल, दल पुंज।
ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, यहां पे आपको ये धागे के तरह रचना दिखाई देती है। आप देखना ग्राफ को तोड़ के, ऐसे इस तरह से धागे की तरह रचनाएं दिखाई देती है। इसको बोलते हैं हम क्या, पुंकेसर। क्या बोलते हैं इसको, पुंकेसर। ठीक है। और बीच में जो ये रचना होती है नीचे से फूली हुई ऊपर डंडी की तरह, इसको बोलते हैं हम क्या, स्त्रीकेसर। स्त्री के सर। बात समझ में आ रही है। अब क्या होगा, अब एक को तो अकेले पुंकेसर को तो पुंकेसर बोल रहे हैं, एक जो इसमें धागा खड़ा हुआ है उसके अंदर उसे क्या बोल रहे हैं, पुंकेसर। अब बहुत सारे पुंकेसर को मिला के पुमंग। क्या बोलते हैं, पुमंग। क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं। राइट। अब एक स्त्रीकेसर, अकेले को तो स्त्रीकेसर बोल रहे हैं, अब स्त्रीकेसरों को झुंड को क्या बोलोगे आप, जायाम। क्या बोलोगे, जायाम। बात क्लियर है ना, जायाम। इसको अंडप भी कहते हैं, ध्यान रखना। इसको क्या बोलते हैं, अंडप भी बोलते हैं स्त्रीकेसर को। कोई डाउट, ठीक है। अब देखो, बाह्य दल के गुच्छे को क्या बोलते हैं, बाह्य दल पुंज। जितने भी दल होता है उसके जितनी भी पंखड़ी होती है उसके गुच्छे को क्या बोलते हैं, दल पुंज। जितने भी, एक को बोलते हैं पुंकेसर, और पुंकेसरों के समूह को, गुच्छे को पुमंग बोलते हैं। और एक को बोलते हैं क्या, स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसरों को गुच्छे को क्या बोलते हैं, जाया। तो कितने पार्ट्स हुए इसके अंदर, 4 भाग हुए। एक कौन सा, बाह्य दलपुंज, एक दूसरा दलपुंज, तीसरा पुमंग, और चौथा जाया। बात क्लियर है। अब देखो पहला भाग कौन सा होता है, बाह्य दलपुंज। क्या होता है, बाह्य दल पुंज। पहला भाग कौन सा, बाह्य दल पुंज। दूसरा भाग कौन सा है, दल पुंज। तीसरा कौन सा है, पुमंग। तीसरा कौन सा है, पुमंग। और चौथा कौन सा है, जायांग। जायांग। बात समझ आ रही है। अगर अनक्लियर है तो मैं यहां पे गुच्छा लिख दूं, अब तो बिल्कुल ही सिंपल में हो गया। गुच्छा तो लिख दिया, अब तो सही है ना। बाह्य दल का गुच्छा जो होता है वो क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज। अरे अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहां पे गुच्छा और ऐड कर लो। मैं तो ये चाह रहा हूं बिल्कुल सिंपल होना चाहिए भाई। दल का गुच्छा दलपुंज, बाह्य दल का गुच्छा बाह्य दलपुंज। अब यहां पे क्या होता है, पुंकेसरों का गुच्छा। लोग नहीं समझ में आ रहे, गुच्छा और लिख लो। पुंकेसरों का गुच्छा पुमंग, और स्त्रीकेसरों का गुच्छा जया। अब क्लियर है। कितने पार्ट्स होते हैं यहां पे, एक पुष्प की संरचना में 4 पार्ट्स होते हैं, इसे बोलते हैं कंप्लीट पुष्प। अगर चारों पार्ट्स हैं तो क्या बोलेंगे, बिल्कुल कंप्लीट है, पूर्ण पुष्प है ये। अगर ये इस तरह की संरचना कौन से पुष्प में पाई जाती है, कौन से पुष्प में पाई जाती है, उभयलिंगाश्रयी पात्रों में। इस तरह का पुष्प किसमें होगा, उभयलिंगाश्रयी। उभयलिंगाश्रयी का मतलब उसमें नर जनन अंग भी होगा और मादा जनन अंग भी होगा। आपको पता नहीं है पुमंग क्या है, क्या है, नर जनन अंग। नर जनन अंग क्या है ये, नर जनन अंग। और जयांग क्या है, मादा जनन अंग। ठीक है ना, नर जनन अंग मादा जनन अंग है ना ये। अब देखो इसमें नर जनन अंग भी है इस पुष्प के अंदर और मादा जनन अंग भी है, तो इसको क्या बोलेंगे, जिसमें दोनों तरह के जेंडर होते हैं, मेल और फीमेल, उसे बोलते हैं उभयलिंगाश्रयी। क्या बोलते हैं, उभयलिंगाश्रयी। और प्राणी में क्या बोलते हैं, द्विलिंगी। ध्यान रखना, इसमें उभयलिंगाश्रयी बोलते हैं और प्राणी में क्या बोलते हैं, द्विलिंगी। अगर मान लिया किसी पुष्प में क्या है, किसी पुष्प में ओनली क्या है, पुमंग है, जयांग नहीं है, तो कितने पार्ट्स बचे उसमें, 3। तो इसे क्या बोलते हैं, या दूसरे पुष्प में ऐसे मान लो कि उसमें पुमंग नहीं है उसमें जयांग है, तो उसमें भी कितने, 3। इसका मतलब अगर एक जनन अंग होगा, या तो मेल हो या फीमेल हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एक लिंगाश्रयी। क्या बोलते हैं, एक लिंगाश्रयी। तो उसमें कितने पार्ट्स होंगे, 3 पार्ट। देखो नीट का यही टॉपिक है, छोटी छोटी बातें पूछ लेता है वो एग्जामिनर। वहां पे क्या करता है, छोटी छोटी बातें पूछ लेता है। ये पूछ लिया सिंपल, देखो कि एक लिंगाश्रयी में कितने, पुष्प में कितने भाग होते हैं, एक लिंगाश्रयी में 3 होते हैं, सीधी बात है। ऐसी बातों को पूछता है वो, क्योंकि टॉपिक यही है। कितने साल से एग्जाम भी हो रहे हैं, टॉपिक आगे यही रहे, तो क्या होगा, इन्हीं में से पूछा होगा। तो इसका मतलब एक एक पॉइंट पता होना चाहिए।
वहां पे रिलैक्स होकर सोचना है कि पूछा क्या है। जब तुम्हें उसके बारे में पता है तो सोचो ना कि क्या है। भाई अगर उसने पूछ लिया कि एक लिंगसराई में कितने पुष्प में, एक लिंगसराई जो पादप होते हैं उनके पुष्प में कितने भाग होते हैं, तो जिसने समझ के पढ़ा उससे पता है 3 होते हैं भाई। कंप्लीट पुष्प में कितने भाग होते हैं, 4 होते हैं, सीधी सी बात है। तो बात समझ आ गई। तो ये हमने पुष्प को देख लिया कि पुष्प में क्या होता है पुष्प, ठीक है, कितने पार्ट्स होते हैं उसमें, राइट, किसे क्या क्या बोलते हैं, ये हो गया। या तो समझ में आगे कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो एक एक करके हम पढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, एक एक, मैंने बोला था फ्लो चार्ट से ही पढ़ाऊंगा पूरा चैप्टर। देखो एक भी कुछ ना लिखना नहीं पड़ेगा, बस समझाऊंगा फ्लो चार्ट, समझाऊंगा फ्लो चार्ट, जल्दी हो जाए, इसे नोट करो जल्दी। अब देखो ये हो गया। अब समझेंगे हम पुंकेसर को, एक एक चीज को समझेंगे। फ्लो चार्ट में देखा था ना, क्या लिखा था हमने, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, परागण। तो सबसे पहले क्या समझना हमें, पुंकेसर को। आपको पता है बुक्स में भी दे रखा है पुंकेसर। पुंकेसर ऐसा बना रखा है, ऐसे करके, इस तरह से, ठीक है, ऐसे करके, मैं अपने अकॉर्डिंग बना रही हूं, ऐसे करके बनाया हुआ है। तो क्या है आपको पता है ये क्या है, ये क्या है, पुंकेसर। आपको पता है 2 पार्ट दिख रहे हैं इसमें, क्या दिख रहे हैं, 2 पार्ट, यहां से यहां तक पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, पराग कोश। क्या बोलते हैं, पराग कोश। और ये यहां से लेके जिसका यहां तक भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम पराग तंतु, ठीक है, ये तंतु भी बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या बोलते हैं इसको, पराग तंतु, पराग तंतु, कोई दिक्कत। और ध्यान रखना सीधी बात है कि जैसे क्लास चल रही है तो उससे पहले 12th वाला देख लिया करो, क्योंकि 12th में यही तो था, है, कहीं भी दिक्कत आती है सीधी बात है, मैंने सब पढ़ाया नहीं है ये, तो वहां पे देख सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे फास्टली रिवीजन हो जाएगा एकदम। जो नई चीजें होंगी, नए पॉइंट होंगे, उन्हें आप ऐड कर लेंगे। ये हो गया, पराग तंतु हो गया। अब देखो, अब उसके बाद देखने वाले हैं क्या, उसके बाद देखने वाले हैं हम यहाँ पे पराग कोश की संरचना को। अब पराग कोश की संरचना, यहां पे देखो पराग कोश कैसा होता है, आपको दिख रहा है पराग कोश इस तरह का होता है, ठीक है। अब पराग कोश को देखना, ओनली इसे, इसे देखना है। आपको क्या दिख रहा है, पराग कोश में 2 पार्ट्स दिख रहे हैं। एक पार्ट ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना एक पार्ट, और एक पार्ट आपको ये दिख रहा है, 2 पार्ट दिख रहे हैं। इनको बोलते हैं पाली। क्या बोलते हैं, पालियां। तो कितनी पालियां इसमें, 2 पालियां। देखो एक पाली ये हो गई, क्या है ये, एक पाली ये है, और एक पाली ये है। कितनी पाली दिख रही है, 2 पालियां दिख रही है, ठीक है। दिखाई तो दे रहा है, बड़ा तो नहीं करूं इसे। अब देखो 2 पाली होंगी, जैसे मान लो हमारी ये उंगलियां है, ये उंगलियां है ना, ऐसे करके लगी हुई है, तो आपको कितनी दिखाई दे रही है, ऐसे उधर से ये लग रहा होगा 2 है ना, लेकिन देखो अगर ऐसे देखोगे तो हर में 2 2 और भी है, तो कितनी है टोटल, 4। बात समझ आ गई। तो कितनी है ये, ऐसे दिखने में आपको 2 दिख रही है, लेकिन हर एक में 2 2 और है, देखो 2 2 और है ना। तो अगर हम इसके क्या करें, इसे काट दें ऐसे करके, क्या करें, इसको ऐसे काट दें, काट दें ऐसे। फिर क्या करें, जब ऐसे काटोगे तो आप ऐसे खोल के देखोगे ना, जब ऐसे काट दिया ऊपर से तो ऐसे खोल के देखोगे तो ऐसे देखोगे फिर सामने से, तो कितने दिखेंगे आपको, 4 दिखेंगी। बात समझ आ रही है, कितनी दिखेंगी, 4 दिखेंगी। तो 4 ऐसे करके बना दो, ऐसे देखो, ठीक है। मैं छोटा बड़ा हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीधी बात है, आपको समझना 4 होती है। इसको चाहे थोड़ा क्या कर लो, बड़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। 4 क्या होती है, देखो कितनी हो गई, देखो यहां से यहां तक देखो, ये क्या है, ये हमारी पाली है एक, क्या है यहाँ पे, एक पाली है। और एक पाली क्या है आपको पता है, एक पाली तो हमारी ये हो गई इतनी, राइट, और एक पाली क्या है हमारी, एक पाली ये, तो ये कितनी है हमारी, 2 पालियां हैं। अब देखो हर एक पाली में कितने हैं, ये 2 2 और चीजें दिख रही हैं आपको, क्या है ये, कोष्ठ है। तो हर एक पाली में कितने हैं, 2 2 कोष्ठ हैं। तो कोष्ठ कितने हो गए ओवरऑल, 4 कोष्ठ हो गए। तो देखो एक कोष्ठ ये है, क्या है ये, कोष्ठ, एक कोष्ठ ये है, ठीक है। तो ये दोनों, इनको क्या बोलते हैं, दोनों को हम, इनको बोलते हैं हम दोनों को कोष्ठ। तो एक पाली में कितने कोष्ठ दिख रहे हैं आपको, 2। इसी तरह से यहां पे भी एक पाली में कितने कोष्ठ दिख रहे हैं, 2। तो कहने का मतलब यह है, एक परागकोश में 2 पालियां होती हैं, और हर एक पाली में कितने होते हैं, 2 2 कोष्ठ होते हैं, इसका मीन 4 कोष्ठ होते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, इसका फ्लो चार्ट बना ले। देखो आपको पता है हमें पढ़ना है एकदम फ्लो चार्ट से एक्यूरेट,
क्या होगा? परागकोश। क्या होगा? परागकोश। परागकोश हुआ, ठीक है। परागकोश में क्या होती है फिर आपको पता है? पाली। क्या होती है? पाली। और कितनी पाली होती है? 2 पाली होती है, राइट। अब आपको पता है हर एक पाली में कितने कोष्ठ होते हैं? 2। तो कोष्ठ कितने हो गए टोटल? कोष्ठ कितने हो गए? 4। देखो, ठीक है। ऐसे ही आपको पढ़ना है, मैंने बोला लिखना नहीं है, एक एक पॉइंट को समझना और ऐसे करके पढ़ना। देखो कितना आसान है। परागकोश कितना, कितने होते हैं परागकोश? अरे एक ही तो परागकोश होगा, एक पुंकेसर में एक परागकोश होता है। अब हमें पता है एक परागकोश में अगर ऐसे दिक्कत आ रही है तो मैं और लगा लो। अब देखो और क्लियरिटी आ गई। परागकोश में 2 पाली और 2 पाली में 4 कोष्ठ, ठीक है। और हर एक कोष्ठ में देखो, अब देखने वाले हैं यहां पे, देखो नीट में कैसे वो क्वेश्चन पूछ लेता है, कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है। अब आपको पता है हर एक कोष्ठ में क्या होती है? क्या होती है? लघु बीजाणुधानी। तो देखो क्या होगा, इस कोष्ठ में भी लघु बीजाणुधानी, इस कोष्ठ में भी लघु बीजाणुधानी। अब हर एक कोष्ठ में क्या है? एक लघु बीजाणुधानी है, तो लघु बीजाणुधानी भी कितनी हो गई? 4। तो 4 कोष्ठ में क्या होंगी? 4 कोष्ठ में लघु बीजाणुधानी कितनी होंगी? लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी भी कितनी होगी हमारी? 4। देखो ऐसे पढ़ते हुए इंटरेस्ट आ गया ना, दिक्कत ही खत्म। वहां पे डायग्राम को समझो, लिख दो, कुछ लिखना नहीं है एक्स्ट्रा। ये हो गया। अब देखो लघु बीजाणुधानी की संरचना देखने वाले हैं हम। क्या देखने वाले हैं? संरचना। एक को बना दो ना मैं, अरे एक को बना दू, चारों तो एक सी होंगी ना, एक को बना देता हूं बस। अब देखो यहां पे मैं इस साइड बना दू, ठीक है। अब यहां पे बना देता हूं मैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट वाला हम यहां पे फिर यहां पे कर लेंगे। अब देखो यहां पे क्या होगा, एक इसको उठा रहा हूं बस मैं, किसको उठा रहा हूं? एक कोष्ठ को उठा रहा हूं। अब देखो ऐसे है ये कोष्ठ, ऐसे है ना, ऐसे करके अपना थोड़ा ऐसे करके कुछ ऐसा दिख रहा है ना आपको? ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब देखो एक लेयर दिख रही है आपको, ये बाहर वाली लेयर हो गई, और एक लेयर और अंदर होती है। एक लेयर क्या होती है इसके अंदर और होती है? क्या, कितनी लेयर हो गई? एक लेयर और होती है इसके अंदर। कितनी लेयर हो गई? एक और लेयर होती है। यहां पे देखो एक नीट की एक वो बताऊंगा आपको ट्रिक, वो यहां पे किस तरह से काम करता है, वो क्वेश्चन पे किस तरह से काम करता है, ये भी सीखना साथ साथ। कितने हो गए? 4। इसे सबसे बाहर वाली को क्या बोलते हैं? इसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाह्य त्वचा। अरे बाह्य त्वचा तो बोलते हैं इसको, बाह्य त्वचा बोलते हैं। उससे अंदर वाली को क्या बोलते हैं? अंतस्थीसियम। अंतस्थीसियम होती है। उसके बाद अंदर वाली जो होती है वो होती है मध्य परत। क्या होती है? मध्य परत, ठीक है। उसके अंदर जो होती है वो होती है टेपिटम। टेपिटम, क्लियर है? कितनी परतें हो गई इसमें? अब देखो आपको ये लगेगा कि मध्य परत ये कैसे हो गई, तो देखो बाह्य त्वचा को उसने छोड़ दिया, इन 3 में कंपेयर कर रहा है। किसमें कंपेयर कर रहा है? 3 में। अरे बात समझ में आ गई ना? इन 3 के अकॉर्डिंग देख रहा है। देखो तो अगर हम इन तीनों परतों के अकॉर्डिंग देखें तो ये वाली कौन सी परत है? बीच में आ रही है ना, मध्य परत। देखो बाह्य त्वचा तो बिल्कुल बाहर वाली है, इससे कंपेयर नहीं कर रहे वो। जैसे अपनी ये स्किन क्या है? सबसे बाहर वाली है, तो इसकी कंपेयर नहीं कर रहे हम, अंदर वाली परतों की कंपेयर कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, अंतस्थीसियम हो गया, ठीक है। बाह्य परत के बाद अंतस्थीसियम हो गया, उसके बाद मध्य परत, उसके बाद टेपिटम, राइट। यहां तो कोई डाउट नहीं ना? अब देखो 3 परतें हो गई। उसके बाद यहां पे अंदर क्या होती है? कोशिकाएं होती हैं इस तरह से, कोशिकाएं 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 है, कोशिकाएं और कोशिकाएं, कोशिकाएं एंड कोशिकाएं, कोशिकाएं भरी होती है इसके अंदर, ठीक है। आपको पता है, आपको पता है ना, ये तो नॉर्मल सी बात है, सी बात है कि क्या कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊतक ही बोलते हैं ना। अकेली है तो कोशिका, अकेली है तो, अगर 2 भी होंगी तो वो ऊतक बोलोगे, फिर कोशिका कैसे बोल सकते हो? 2 कोशिकाएं अगर एक साथ काम करने लगी तो क्या बोलोगे? ऊतक बोलोगे,
ठीक है, जैसे अगर अकेला है तो इंसान बोलोगे, लेकिन अगर दो काम करने लगे तो ग्रुप बोलना पड़ेगा, चाहे वो दो ही का ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे उसको, ऊतक है पूरा, सब कोशिकाओं को मिला के क्या बोलोगे आप, ऊतक। कौन सा ऊतक कहते हैं इसको, सब कोशिकाओं को मिला के, कौन सा ऊतक है भाई ये, कौन सा, लघु बीजाणु, बीजाणु जन, लघु बीजाणु जन ऊतक, ऊतक। कौन सा ऊतक है, अब आपको बताए लघु बीजाणु जन ऊतक क्यों बोल रहे हो, देखो लघु बीजाणु का मतलब तो लघु बीजाणु, जन का मीन्स जन्म देने वाला, ऊतक का मीन्स ऊतक, इसका मीन्स ये जो ऊतक है वो लघु बीजाणु को जन्म देगा। आपको ये पता है ना, 12th में पढ़ाया था मैंने। सीधी सी बात है क्या, कि यहाँ पे जो कोशिकाएं होती हैं वो किसको जन्म देती है, लघु बीजाणु को, और लघु बीजाणु से क्या बनता है अपना परागकण, ठीक है। तो किसको जन्म देने वाला ऊतक है, लघु बीजाणु को जन्म देने वाला ऊतक, इसलिए बोले लघु बीजाणु जन ऊतक। यहां तक कोई डाउट नहीं ना, यहां तक तो क्लियर है ना। अब देखो यहां तक तो समझ में आ गया, देखो लघु बीजाणु धानी तक है, तो एक हमारा फ्लो क्या हो गया, पूरा हो गया। अब उसके बाद क्या देखें हम, उसके बाद क्या देखें, उसके बाद देखें हम क्या देख रहे हैं, ये पहले तो मुझे ये बताओ, देखो फोकस से कितने पढ़ रहे हो, क्या देख रहे हैं हम, लघु बीजाणु धानी की संरचना देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम, लघु बीजाणु धानी की संरचना देख रहे हैं। तो कैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसमें देखो संरचना में देखो 4 लेयर्स दिखाई दे रही है। देखो बड़े बड़े सिंपल क्वेश्चन पूछता है वो, लेकिन आप वहां पे घर से इस तरह से सेट होकर जाना। पूछ लिया उसने कि लघु बीजाणु धानी में क्या होती है, कितनी परतें पाई जाती है, 4 परतें पाई जाती है, सीधी बात है। लेकिन क्या होगा, जब ध्यान से नहीं पढ़ के गए होगे, इसी में कंफ्यूज हो जाओ कितनी परतें होती है, क्योंकि गिनी तो तुमने है ही नहीं, सीधी सी बात है। तो क्या है कि चीज को सही करके करना है। एक जो सीक्वेंस है नीट का, मैंने देखा है अगर किसी चीज को उसने सीक्वेंस में दिया है तो वो सीक्वेंस जरूर पूछ लेता है। जैसे इन परतों का सीक्वेंस पूछ लिया कि बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर लघु बीजाणु धानी में परतें लगी होती है। तो अगर बाहर से अंदर की ओर देखो तो सबसे पहले कौन सी लगी है, बाह्य, तो अच्छा, फिर उसके बाद अंतःस्थीशियम, फिर उसके बाद मध्य परत, फिर उसके बाद टेपिटम। तो सीक्वेंस बड़ा पूछता है वो, क्योंकि इस चीजों पे, क्योंकि तुम्हें पता है अगर इन चीजों को वही बता सकता है जिसने एक एक पॉइंट को बारीकी से पढ़ा होगा। मैंने बोला ना क्वेश्चन भी बताऊंगा कैसे पूछ सकता है, सीक्वेंस पूछ लिया, ठीक है। तो आपको इसी पे तो टिक लगाना है जिसमें कैसे लिखा हो, पहले बाह्य परत लिखी हो, ये क्वेश्चन बना दिया, सोचो तो पहले क्या लिख के देगा वो, बाह्य परत, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे क्या लिख के देगा वो, अंतःस्थीशियम। फिर तीसरे नंबर पे क्या लिख के देगा वो, मध्य परत। फिर चौथे नंबर पे क्या लिख के देगा, कैपिटम। फिर यही आंसर होगा उसका, है। लेकिन अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करके गए होगे तो याद रहेगा वहां पे, क्योंकि पढ़ के गए मध्य परत, वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। इस तरह से क्वेश्चन ध्यान रखना, जितनी भी चीजें सीक्वेंस में लगाई हुई है उसने आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। वो क्वेश्चन बहुत पूछता है ऐसे सीक्वेंस लगा के। उल्टा भी कर देता है कि अंदर से बाहर की ओर परतों का क्रम होगा, अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर देखोगे तो सबसे पहले कौन आना चाहिए, ये तो है बाहर, बाहर से काम कर रहे हैं, बाहर से अंदर की ओर देख रहे हैं हम, तो ऐसा आ रहा है। अब उसने पूछ लिया अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, तो क्या होगा, सबसे पहले कौन सी आएगी, कैपिटम। फिर दूसरे नंबर पे कौन सी आएगी, मध्य परत। फिर तीसरे नंबर पे कौन सी आएगी, कौन सी, अंतःस्थीशियम। चौथे पे कौन सी आएगी, बाह्य परत। ठीक है, ध्यान रखना एक एक सीक्वेंस को वो पूछ लेता है, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं हम, दूसरे नंबर पे देखने वाले हैं हम लघु बीजाणु, लघु बीजाणु धानी की संरचना। संरचना मैंने बोला ना, मैं एक भी वर्ड तुम्हें लिखाने की कोशिश नहीं करूंगा, कोई इंपोर्टेंट पॉइंट ही होगा तो लिखाऊंगा, वरना मैं कोशिश करूंगा कि आपको बड़ा इजी करके ऐसे बढ़ा दूं, ठीक है, जो आपको दिक्कत ही नहीं आए। अब देखो यहाँ पे संरचना में क्या दिखा आपको, हम लिखेंगे सीक्वेंस में, देखो हम 2 पॉइंटों पर काम कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, 2 पॉइंटों पर काम करेंगे। देखो सीक्वेंस में ही लिखेंगे हम, जब मैं यहाँ पे सीक्वेंस, जब हर चीज का सीक्वेंस इस टाइप के क्वेश्चन में करा के चलूंगा आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है ऐसे ऐसे पूछ सकता है। मैं हर टॉपिक पढ़ाऊंगा, जैसे 12th में मैंने बताया था ना और आया था वही, मैं बताऊंगा हर टॉपिक को कैसे कैसे पढ़ना, कैसे क्वेश्चन पूछता है। वरना ऐसे अगर क्वेश्चन एक साथ में बाद में करेंगे तो लाखों क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे, तो कहां तक क्वेश्चन करोगे। लेकिन हम तो बड़े कम क्वेश्चन करेंगे, बड़े कम टॉपिक तो सभी करेंगे, सीधी सी बात है, लेकिन बड़े कम वर्डों में करेंगे उसे, और क्वेश्चन भी सब करके आने। यहाँ पे देखो क्रम देख रहे हैं हम, क्या देखो लगा रहे हो मैं, हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लिख रहे हैं क्रम से, क्यों, और लिख भी रहे हैं देखो
बाहर से क्या कर रहे हैं, बाहर से अंदर की ओर क्रम लिखा लगा रहे हैं, बाहर से अंदर की ओर। बाहर सबसे बाहर कौन है, बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा है सबसे पहले, फिर उसके बाद अंतस्थी अंतस्थीसियम, उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या है, मध्य पर्त, उसके बाद टैपीटम। देखो एक क्वेश्चन और हमारा तैयार हो गया, अगर वो सीक्वेंस पूछ ले, हमें पता है क्या इस तरह से लगी होती है, क्या बाहर से अंदर की ओर। हमें ये भी पता है कि नंबर कितना होता है इसका, ओवरऑल 4 नंबर होता है, 4 होती है। कितनी होती है, अगर परतें हम देखें, क्या देखने वाले हैं हम यहाँ पे, परत, तो कितनी परतें होती है, 4 परतें होती है, राइट। कोई डाउट यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो हम लिख भी लेंगे कि कार्य क्या होते हैं, मैंने बोला हम बड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। अब देखो हम देख लें कार्य, क्या देख लें, कार्य। तो ये जो तीनों परतें करती हैं बाहर वाली, वो करती है इसको, एक तो सुरक्षा करती है, सुरक्षा। एक बात बताओ, परागकण किसके अंदर बनेंगे, परागकण इसके अंदर होंगे ना, तो चार तो परतें ऐसी तो है, जैसे अपने कपड़े पहन रहे, ठीक है, तो कपड़े अपने क्या काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो सुरक्षा कर रहे हैं, मतलब धूल में क्या होता, सुबह से शाम तक अपने धूल में हो जाती, सीधी बात है, सुरक्षा कर रहे हैं, सीधी बात है। तो ये परतें क्या होती है, परतों का मीन्स होता है, ऐसे मानो कि जैसे एक कवर, परतें कवर ही तो होती है, तो कवर चढ़ा हुआ, कवर क्या करता है, सबसे पहले तो कवर सुरक्षा करता है, हर एक चीज का कवर। कवर क्यों चढ़ाते, फोन पे भी कवर क्यों चढ़ाते हो आप, सुरक्षा के लिए, तो सुरक्षा करती है। एक ये, अब तुम्हें पता है जब क्या होगा, जब परागण होगा, क्या होगा, परागण होगा, तो परागण में क्या होगा, ये इन्हें निकल के बाहर भी जाना है, तो जब ये सुरक्षा कर रहे हैं तो बाहर भी तो यही भेजते हैं। एक बात सोचो, सबके मान लो मम्मी पापा हैं, तो सुरक्षा भी वही करते हैं, कोई काम होता है बाहर भी तो वही भेजते हैं ना, तो सीधी सी बात है, सुरक्षा भी यही करते हैं और बाहर भी यही भेजेंगे, क्योंकि जब तक ये लेयर फटेगी नहीं, ये लेयर तीनों टूटेंगी नहीं, ये बाहर कैसे जाएंगे सोचो। तो सुरक्षा भी यही तीनों लेयर कर रही है, और बाहर भी कौन भेज रही है, तीनों लेयर भेज रही है, ठीक है ना। क्योंकि क्या होगा, जब ये बाहर निकलेंगी तो पहले ये तीनों परतें फट जाएंगी, जब तीनों परतें फट जाएंगी तो ये बाहर आ जाएंगे, और फटने को कहते हैं स्फुटन। क्या कहते हैं, स्फुटन। अरे स्फुटन देख लो वर्ड क्या लिखा है, स्फुटन, स्फुटन ऐसा होता है ना। अब देखो इतने को उठा लो तो क्या हो गया, डंडा और लगा दो, फटना नहीं हो गया, स्फुटन का मीन्स क्या हो गया, फटना। तो एक ही सी बात है, फटने को स्फुटन बोलते हैं। बात समझ आ गई। तो क्या कर, ये तीनों परतें मिलकर क्या काम कर रही हैं, एक तो सुरक्षा कर रही है, क्या कर रही है, सुरक्षा, प्लस प्लस स्फुटन, क्या करती है, स्फुटन में सहायता, स्फुटन में सहायता करती है। दोनों पॉइंट क्लियर है, ठीक है, स्फुटन में सहायता करती है और सुरक्षा करती है। कोई डाउट। अब आता है टैपीटम अकेली क्या काम करती है, ये टैपीटम बहुत से काम करती है, ठीक है। कुछ काम आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं, सीधी सी बात है, लेकिन आपको कितना करना है, आपको उतना ही पढ़ना है जितना एनसीईआरटी में लिखा है। सोचो अपने माइंड से, वो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछ रहा तो हम बाहर क्यों पढ़े, नहीं पूछ रहा, तुम पीएचडी थोड़ी कर रहे हो, तुम्हें नीट करना है, ठीक है, तुम्हें तो नंबर से मतलब है, अपना नंबर आना चाहिए, तो नंबर आना चाहिए, क्या आप इतना पढ़ो जितना उसे चाहिए, जितना उसे चाहिए भाई, एग्जामिनर को जितना चाहिए इतना पढ़ लो, सीधी बात है, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत क्या है, एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा। सोचो, अरे 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें क्या करने, 90 करने, 90 हमारे हो जाए, बात खत्म, ठीक है। जितना उसे चाहिए इतना पढ़ेंगे, जितना एनसीईआरटी में लिखा है इतना ही पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे समझ आ गया। अब इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है किसे, परागकणों को पोषण देना। क्या होता है इसका काम, पराग कणों को क्या करती है, पोषण देना, पोषण देना। बताओ, पोषण देना, क्या नीट में कोई दिक्कत आ रही है, थोड़ा समझदारी से पढ़ोगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इंटर से हल्का लग रहा है ना। देखो उसमें कितनी लिखना पड़ जाता है, यहाँ पे कुछ लिखना नहीं, बस पॉइंट समझा कर लिया, पॉइंट समझा कर लिया, बस बात खत्म। देखो कितना कितना कम याद करना पड़ गया है, बच्चे बहुत डरते हैं ना याद करने से लाइनों को। ये हो गया। तो देखो हमने संरचना देख ली, पहले क्या देखा, देखो पहले हमने देखा परागकोश के बारे में समझा हमने, देखो परागकोश को देखा हमने, एक परागकोश में कितने, दो पाली, दो पाली में 4 कोष्ठ, और 4 कोष्ठ में 4 लघु बीजाणुधानी, देख लिया, पॉइंट क्लियर हो गया।
फिर दूसरा क्या देखा, दूसरा देखा हमने लघु बीजाणु धानी की संरचना, हमने देखा परतें कितनी है लघु बीजाणु धानी में, 4। हमने देखा क्रम कैसे कैसे लगी हुई है, तो सबसे बाहर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। फिर हमने देखा इनके वर्ग क्या है, तो हमने देखा बाहर तीनों के वर्ग क्या है, सुरक्षा और स्फुटन में सहायता करती है। टैपिटम का कार्य परागकणों को पोषण प्रदान करना है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक है ना, समझ आ गया? अब देखो हम क्या करेंगे, इतना तो समझ लिया, अब हम नेक्स्ट समझेंगे कि यहाँ पे अब हमें क्या करना है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे परागकण को, क्या करेंगे, परागकण को। इसे जल्दी नोट करो। अब देखो यहां तक टॉपिक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें समझना है, क्या समझ लिया हमने समझ लिया कहां तक, लघु बीजाणु धानी की संरचना तक समझ लिया। ठीक है, अब मैं लघु बीजाणु धानी का ऊतक ऊतक निकाल लूं बाहर। अरे चारों परतें तो समझ ली, चारों परतें थी ना अपनी, ऐसे करके बनाया था, देखो अपनों ने ऐसे करके था हमारे पास कुछ इंटरफेस। चलो मैं पूरा बना देता हूं, कभी ऊतक ऊतक निकालना मने कर रहे हो, चलो नहीं निकाल लिया तो दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, ठीक है, 4 परतें हो गई। अब देखो क्या है, चारों परत में क्या होगा, आपको दिखाई दे रहा है कि चारों परत में आप परतें, और सीधी बात है एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखे हैं उसे देख लेना अच्छे से साथ साथ में, क्योंकि मैं तो यहाँ पे ऐसी डायग्राम बना रही हूँ, तो आप उसको अच्छे से देख लेना, लेकिन एक्यूरेसी एकदम अच्छी मिलेगी। ये हो गया चारों परतें, तो यहाँ मैं यही से बोल दिया था, देखो अंदर क्या था, ये था ना ऐसे करके, कोशिका 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 कोशिका, ऐसे कोशिकाएं थी अंदर, ये तो बोला था, तो इसे क्या बोले थे, क्या बोले थे, लघु बीजाणु जन ऊतक। लघु बीजाणु जन ऊतक का मीन्स लघु बीजाणु जन ऊतक क्या था, लघु बीजाणु जन ऊतक है ना, वर्ग का मीन्स निकालना सिखाया मैंने आपको, निकालना। लघु बीजाणु का मीन्स तो लघु बीजाणु होते हैं, लघु बीजाणु, जन का मीन्स जन्म देने वाले, जन का मीन्स जन्म देने वाले, देने वाले, और ऊतक का मीन्स तो आप जानते हैं कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह, तो क्या कोशिकाओं का तो ठीक है समूह, अब तो ठीक है, अरे कोशिकाओं का समूह है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसका मीन्स क्या निकला, इसका मीन्स निकला, देखो लघु बीजाणु का मीन्स तो लघु बीजाणु होते हैं जो बताने वाला हूं यहाँ पे, जन का मीन्स जन्म देने वाले, ऊतक का मीन्स कोशिकाओं का समूह, तो इसका मीन्स निकला लघु बीजाणु को जन्म देने वाली कोशिकाओं का समूह है ये, राइट। अब देखो क्या होगा, बात क्लियर है। अब जब क्या हो जाएगा, एक चीज ध्यान रखना कि उसके 2 तरह के स्पोर होते हैं, स्पोर मीन्स, स्पोर मीन्स जो यहाँ पे बीजाणु होते हैं, बीज होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं लघु बीजाणु, एक होते हैं गुरु बीजाणु। बात समझ आ रही है, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु मीन्स, गुरु बीजाणु किसमें यूज होते हैं, फीमेल में, फीमेल में यूज होते हैं, और लघु बीजाणु मेल में, याद रख लोगे ना। देखो गुरु सबसे पहली, जो सबसे पहली आपकी गुरु है वो कौन है, मां, सबको पता है, इसी बात है। तो गुरु क्यों आ रहा है, क्योंकि सबसे पहली गुरु कौन है, मां होती है, सबकी मां है, तो गुरु आ गया तो मां आ गई, इसका मतलब फीमेल, कोई दिक्कत नहीं, याद करने का तरीका बता रहे हैं, भूलो नहीं इसलिए, ठीक है। कभी लघु की जगह गुरु लगा दो, गुरु की जगह लघु लगा दो, ठीक है। तो क्या हो गया, गुरु किस पे आएगा, फीमेल पे, क्योंकि तुम्हारी गुरु कौन है, सबसे पहली मां है, सीधी बात है, मां कौन है, फीमेल है, तो गुरु वर्ड किसके लिए यूज करोगे, फीमेल के लिए, पार्ट्स के लिए, जहां पे फीमेल फीमेल होगा वहां पे गुरु होगा। अब लघु तुम्हें बताइए, लघु किसके लिए यूज करोगे, मेल के लिए, तुम्हारे मम्मी है पापा है, ज्यादा किसकी चलेगी, तुम ऑब्वियसली तुम्हारी मम्मी की चलेगी, पापा तो लघु हो गए, तो लघु हो गए, तो याद रखना लघु, मैं बताने का मीन्स मेरे आपको याद रहना चाहिए। तो लघु और गुरु हो गया, तो गुरु कौन, आपकी मम्मी, लघु कौन, आपके पापा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, लघु जहां पे लग गया तो समझ जाना किसकी बात चल रही है, मेल की, ठीक है। गुरु जहां पे लग गया किसकी बात चल रही है, फीमेल की। लघु बीजाणु ऊतक हो गया। अब देखो क्या होगा, लघु बीजाणु ऊतक की जो कोशिकाएं हैं, ये एक कोशिका निकाल लो, ठीक है, ये पूरी कोशिका, इसमें से क्या की मैंने, एक कोशिका ले ली, क्या की, एक कोशिका ले ली। जब मैंने एक कोशिका ले ली तो यहाँ पे कौन सी कोशिका, कैसी है कोशिका मालूम है, द्विगुणित।
आपको पता है आपके बॉडी, आप कौन से प्राणी है? द्विगुणित प्राणी। तो आपकी बॉडी में हर एक कोशिका कैसी है? द्विगुणित। ये क्या है? पूरा पादप प्लांट्स द्विगुणित। तो इसकी हर एक कोशिका क्या है? द्विगुणित। ध्यान रखना, हर एक कोशिका द्विगुणित होती है, प्राणी द्विगुणित है। अब देखो कैसी कोशिका है ये, आपको पता है, बड़ी बनाता हूं थोड़ा। 2Na, 2Na ना। अब देखो क्या होगा जब ये परिपक्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परिपक्व का मीन्स यंग हो जाएगी, ऐसे मान लो। यंग तो सबको समझ में आता है। जब ये बिल्कुल यंग हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे हम? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो अब ये क्या बोल रहे हैं हम इसको? अब हम बोलेंगे इसको लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका। देखो इसका मीन्स भी आपको पता है, 12th में भी तो ऐसे पढ़ाया था ना मैंने। जिसको अगर कोई ऑनलाइन भी मुझसे पढ़ता है, दिक्कत आती है, तो मेरे 12th वाले देख ले, ठीक है? वहां पे बिल्कुल एक्यूरेसी से समझा रखा है मैंने। तो यहाँ पे यहाँ पे समझ आ रहा है? देखो लघु बीजाणु का मीन्स, तो लघु बीजाणु, मात्र का मीन्स माता, और कोशिका का मीन्स कोशिका। तो लघु बीजाणु की जो माता कोशिका है, माता क्या काम करती है? इसकी माता क्या काम करती है? अरे जन्म देती है ना। तो ये सीधी सी बात है, बीजाणु लघु बीजाणु होगा, उसको जन्म देने वाली कोशिका है, सीधी सी बात है, राइट? अब होगा क्या? देखो ध्यान रखना, जितने भी हमारे क्या होते हैं? युग्मक होते हैं। क्या होते हैं? युग्मक होते हैं, वो आगुणित होते हैं। ये माइंड में सेफ रखना। जितने भी युग्मक होते हैं, शुक्राणु है, कोई भी है, अंडाणु है, क्या होते हैं? क्या होते हैं? मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो। किसमें? मानव जनन में पढ़ाया था ना। हाँ, तो क्या होते हैं? ये आगुणित होते हैं। अब हम क्या बनाने वाले? क्या बनाने वाले? लघु बीजाणु बनाने वाले। क्या बनाने वाले? लघु बीजाणु। लघु बीजाणु से क्या बनेगा? परागकण। परागकण से क्या बनेगा? क्या बनेगा? अरे नरयुग्मक बनेगा। तो नरयुग्मक क्या है? आगुणित। तो परागकण भी क्या है? तो लघु बीजाणु भी क्या है? आगुणित। ध्यान रखना, ये तीनों आगुणित होते हैं। तो इसका मीन्स हम यहां पे कौन सा विभाजन कराएं भाई? मैंने इसलिए बताया, देखो वो जो सिखाया था ना, वो यहां पे यूज होगा। कौन सा विभाजन करें? क्योंकि ये तीनों क्या होते हैं? कौन कौन? कौन कौन? लघु बीजाणु, परागकण और नरयुग्मक, तीनों क्या होते हैं? आगुणित होते हैं। इसका मतलब आगुणित बनाना पड़ेगा। और आपको मैंने सबसे पहले इसीलिए सिखाया था, अगर द्विगुणित से आगुणित बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? अर्धसूत्री विभाजन। तो कौन सा विभाजन कर दोगे आप? अर्धसूत्री विभाजन। विभाजन। आपको पता है अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है उसमें कितनी कोशिकाएं बनेगी? आप समझदार हैं, इसीलिए मैंने बताया था। देखो मैंने यहां पे कुछ समझ में नहीं आता, अर्धसूत्री हो रहा है, समसूत्री हो रहा है, क्या चल रहा है, समझ आ रहा था? हाँ, नहीं आता। इसीलिए कितनी कोशिकाएं बन गई? 4। और कैसी है ये सब? अगुणित। कैसी? अगुणित। अब ये क्या बने हैं? स्पोर बने हैं। क्या बन गई है? स्पोर। स्पोर का मीन्स लघु बीजाणु, ठीक है ना। अब यहां पे क्या होगा? एक चीज एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, सीधी बात है, लिख रखा है अजीब सा, पढ़ के देखना, तुम 10 बार पढ़ोगे समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। वो क्या होता है? इसके ऊपर ये आपको पता है किसकी कोशिका है? ये प्लांट्स की। और प्लांट्स की कोशिका में सबसे बाहर क्या होता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति होती है ना। तो सीधी बात है, यहाँ पे सबसे बाहर क्या होगी? इसके अंदर क्या होगी? आपको पता है कोशिका झिल्ली होगी। झिल्ली होगी ना, और सबसे बाहर क्या होगी? कोशिका भित्ति। पॉइंट क्लियर है? बाहर कोशिका भित्ति होगी। अब देखो यहाँ पे एक और चीज होती है, एक परत और होती है। यहाँ पे क्या होती है? एक परत और होती है, लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, इसीलिए ये टॉपिक समझ नहीं आता। वो होती है कैलोज। काय की परत होती है यहाँ पे? उस परत को बोलते हैं कैलोज। कैलोज परत होती है, ठीक है। जब ये इस कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती है तो ये परत इस टाइम भी ऐसे ही चढ़ी रहती है, इस पे चढ़ी रहती है। देखो ये बात उसने बोल रखी है, बताया है नहीं कि क्यों ऐसे करके चढ़ी रहती है परत, ठीक है। अब इसको बोलते हैं हम क्या? कितने बीजाणु है? 4। 4 को क्या बोलते हैं? चतुष्क। तो इसलिए इसको क्या बोलता है? वो बीजाणु चतुष्क। क्या होगा? बीजाणु चतुष्क। बात समझ आई? चतुष्क। ये वाली लाइन एनसीईआरटी में इतनी अजीब लिखी हुई है कि तुम पढ़ते रहोगे समझ ही नहीं आएगा, पढ़ते रहोगे समझ ही नहीं आएगा कि बात क्या चल रही है।
तो बीजाणु चतुष्क लिखा है उसने, ऐसे बनता है बीजाणु चतुष्क। आपके समझ में आ गया होगा। देखो क्या होगा, कोशिका होगी, कोशिका पे क्या होगा, एक कैलोज किस तरह होगी, बाहर चढ़ेगी, इससे क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। कितने बनेंगे, चार। चार क्या बनेंगे, चार बीजाणु बनेंगे, चार लघु बीजाणु बनेंगे। लेकिन फिर भी क्या होगा, फिर भी इसके चारों तरफ क्या होगी, वो परत लगी रहेगी इस टाइम भी। तो इसको चारों, इसको क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु चतुष्क। अब एक बात बताइए, एक बीजाणु क्या ये, क्या ये बीजाणु धानी की एक कोशिका है ना, एकमात्र कोशिका है, एकमात्र कोशिका ने चार बीजाणु बनाए। ये सब ऐसे काम करेंगे जितनी भी है इसके अंदर, क्या करेंगी, तभी तो इतने बहुत सारे परागकण बनते हैं। वरना एक परागकण अगर एक ही कोशिका काम करती है तो सोचो परागकण कितने बनते हैं, ओनली चार ही बनते। तो जितनी भी कोशिकाएं सब यही काम करती है, मैं एक का बता रही हूं, समझ जाना, सब ऐसे ही काम करती है। कोई दिक्कत, यहां तक कोई डाउट, क्लियर है ना एकदम। बीजाणु चतुष्क। अब क्या होता है, ये लेयर टूट जाती है, क्या होती है ये लेयर, और चारों बीजाणु क्या हो जाते हैं अपने, चारों बीजाणु अपने क्या हो जाते हैं, हैं? इसमें भी कोई सोचने वाली बात है, अरे सीधी सी बात है, कोई चीज बंधी है तो एक जगह रहेगी, और तोड़ दी रस्सियां तो अलग हो जाएगी। तो चारों बीजाणु अलग हो जाते हैं, और ये क्या है, आगुड़ते हैं। अब देखो यहाँ पे टेपिटम कितने काम करती है, यहां पे इस परत को तोड़ा किसने, ध्यान रखना, अगर कोई भी वर्क आए, ऐसा वर्क जो आपको ना पता हो, और पूछे किसने किया है, तो किसने लिख दोगे, टेपिटम ने, क्योंकि बाकी जितने भी वर्क टेपिटम करती है। स्पूटन, और क्या होता है, स्पूटन तो सुरक्षा 3 परतें करती है। बाकी अगर अजीब सा भी वर्क पूछने लगे, पहले तो पूछेगा नहीं, बाई चांस पूछने लगे, क्योंकि तुम्हें पता है एग्जामिनर के माइंड में कौन सी कहां कब बात आ जाए कुछ पता नहीं चलता। तो क्या होगा, जितने भी वर्क लिखे आप, कौन सी परत बनाएगी, टेपिटम, बात करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, टेपिटम क्या करेगी, इसको एक एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं कैलोज, एज लग जाता है, तुम्हें पता है एंजाइम के नाम पे क्या लग जाता है, जैसे प्रोटीएज, तो प्रोटीन है तो एज और लग गया, तो प्रोटीएज हो गया, ठीक है। तो यहां पे भी क्या लग जाएगा, एज लग जाएगा। तो ठीक है, कैलोज एंजाइम क्या करती है, वो निकालती है जो इसकी परत को तोड़ देता है, और चारों बीजाणु अलग हो जाते हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। ये क्या बना हमारा, ये बीजाणु, लघु बीजाणु, ठीक है, लघु बीजाणु है ना, लघु बीजाणु चतुष्क बन गया। बात समझ में आ गई। ये क्या थी हमारी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी, इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिससे क्या बनी, चार, जिससे चार लघु बीजाणु बने। कितने लघु बीजाणु, चार, क्योंकि चतुष्क किसको बोलते हैं, चार को बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जो कैलोज की स्तर थी, इस पे ये टूट गई और चारों लघु बीजाणु अलग हो गए। तो क्या हुआ, ये कौन से प्रोसेस चल रहा है, लघु बीजाणु जनन। अरे किसका जन्म हो गया यहाँ पे, लघु बीजाणु का। तो क्या हो गया, ये हम पढ़ रहे थे लघु बीजाणु जनन। अब एक बात बताइए, मैं पहले भी लिख सकता लघु बीजाणु जनन हेडिंग, लेकिन अब तुम्हें खुद बता दिया ना आपने क्या हो रहा है, मैं हेडिंग डालता इंटरेस्ट नहीं आता। अब देखो खुद बता दिया, मैंने बोला किसका जन्म हुआ यहाँ पे, आपको पता लघु बीजाणु का जन्म हुआ। मैंने बोला क्या है, आपने बोला लघु बीजाणु जनन है, तो सीधी बात है, यहाँ पे हम लघु बीजाणु जनन पढ़ लेते। बात क्लियर है, लघु बीजाणु जनन समझ आ गया, बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है, चार बन गए। इसी तरह से जितनी भी कोशिकाएं होंगी सब क्या करेंगी, इसी तरह से बनाती रहेंगी। ये स्टेप क्लियर हो गया, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। अब परागकण पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, बिल्कुल इजी है। देखो कुछ इतना कम याद करना है, लेकिन समझना अच्छे से। देखो बस बीजाणु जन ऊतक ये है, इसमें कोशिकाएं, इसको कोशिका, एक कोशिका को क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। हैंड टू हैंड मीन्स भी बता रहे हैं, जो आप भूले नहीं। फिर उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन के बाद चार बीजाणु बने जो एक लेयर में ढके हुए थे, इसलिए इसे बीजाणु, लघु बीजाणु चतुष्क बोल रहे थे। फिर क्या हुआ, ये परत हट गई, चारों बीजाणु अलग हो गए। अब देखो यहां तक टॉपिक एकदम क्लियर है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, क्या पढ़ने वाले हैं, परागकण, ठीक है, परागकण। अब ये जो लघु बीजाणु होते हैं, बात तो समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है क्या, क्या कि लघु बीजाणु धानी थी, लघु बीजाणु धानी थी, उसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं थी, ठीक है, जिन्हें सबको मिला के क्या बोले थे, लघु बीजाणु जन ऊतक, ठीक है, बोले थे। उसकी हर एक कोशिका क्या कर रही थी, हर कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके चार क्या बनाती है, लघु बीजाणु बनाती है। उन लघु बीजाणु से ही क्या होता है, क्या होता है,
परागकण बनता है। ठीक है, अब हम परागकण को समझने वाले हैं। क्या समझने वाले हैं? परागकण। क्या समझने वाले हैं आप? अब परागकण। हमारे पास क्या था? देखो, हमारे पास था, मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं इसको, ठीक है। हमारे पास था परागकण, कैसा था? आगुलित। ये तो क्लियर है, पता है ना आपको, आगुलित था, आगुलित था। फिर मैं देखो पूरा चार्ट बना दूंगा। आगुलित था, उसके बाद क्या हुआ? इसमें समसूत्री विभाजन हुआ। तुम्हें पता है गुणसूत्र और कम नहीं करने अब? अरे तुम्हें पता है आगुलित कोशिका से भी नीचे कोई कोशिका होती है, इससे तो कम नहीं कर सकते ना। कभी यहाँ पे जैसे माइंड लगाओ कि यहाँ पे द्विगुणित करें, वो सॉरी समसूत्री करें या असूत्री करें, तो खुद सोचो, असूत्री कर सकते हो? अरे एन को 1/n कोशिका में कन्वर्ट कर दोगे क्या? नहीं ना, या तो n कोशिका होगी या 2n होगी। तो यहाँ पे अगर असूत्री कर दिया तो n/2 हो जाएगी, ऐसा तो होती ना है। तो क्या होगा? यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? समसूत्री। क्या करना पड़ेगा? समसूत्री। आपको पता है समसूत्री पहले किसका विभाजन होता है? इसमें एक अनियमित विभाजन होता है, मैंने बताया था ना, समांगी विषमांगी विभाजन। तो यहां पे होता है अनियमित विभाजन। क्या होता है? अनियमित। अनियमित का मतलब दोनों बराबर नहीं होंगे, विषमांगी विभाजन होगा। दोनों कोशिकाएं कैसी बनेंगी? अलग अलग साइज की। ठीक है, तो जब यहां पे आप विषमांगी विभाजन कर देंगे तो यहां पे दो कोशिकाएं बनेंगी, एक बनेगी छोटी कोशिका और एक बनेगी बड़ी कोशिका। आपको पता है छोटी कोशिका, इसका केंद्रक भी कैसा? एनसीईआरटी में बना के दे रखा है ना, ठीक है। लेकिन इतनी क्लियरिटी से थोड़ी, क्योंकि एनसीईआरटी को पढ़ना भी एक चैलेंज है। मालूम है क्यों? क्योंकि उसकी लैंग्वेज इतनी प्यारी है कि बस कुछ पूछो मत। तो क्या होगा? कैसा हुआ समसूत्री विभाजन? कैसा हुआ? कैसा ये विषमांगी विभाजन है, या ऐसे क्या बोल सकते हो आप? असमान विभाजन। अरे बोल दो, विषमांगी बोल दो या समान। अगर कोशिकाएं सेम बन रही है, सेम साइज की, तो समांगी, और अलग अलग बन रही है विषमांगी। इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है? तो क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा, लेकिन कैसा विभाजन हुआ? असमान विभाजन। जिससे क्या बनी? दो कोशिकाएं बनी, एक छोटी और एक, इसका केंद्र देखो ऐसे बड़ा सा दिखा रखा है ना, आड़ा तिरछा, कुछ सिक्वेंस ही नहीं इसके केंद्र का। बन गई दो, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे देखो कोशिका द्रव्य तो अलग हो गया। कोशिका द्रव्य का मीन्स देखो ऐसे करके कोशिका द्रव्य यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्या है? बाहर के चढ़ी हुई यहाँ पे कोशिका भित्ति, अंदर क्या है? कोशिका झिल्ली। अब जब कोशिका द्रव्य अलग होता है तो इनकी कोशिका झिल्ली अलग अलग बन जाती है। जैसे देखो यहाँ पे, अगर ये झिल्ली क्या हो, यहां से यहाँ पे आके लग जाए, यहाँ पे आके लग जाए, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? अलग, और ये वाला पार्ट अलग। क्लियर है ना? तो कोशिका झिल्ली अलग कैसे करती है? जैसे मान लो ये फॉर एग्जांपल कि जिस थैली, एक क्या है थैली, उसमें थोड़ा पानी भर लो आप, और क्या कर लो? बीच से उसे पकड़ लो, ऐसे करके पकड़ ली, तो क्या हो गई? वो जो झिल्ली आ गई बीच में आ गई, मतलब आधा पानी इस साइड हो गया और आधा पानी इस साइड हो गया। बिल्कुल ऐसे होता है, कोशिका झिल्ली आ जाती है ऐसे करके, तो इधर वाला पार्ट अलग और इधर वाला पार्ट अलग। तो इसी तरह से झिल्ली आ गई यहाँ पे, ठीक है, समझ आ गया ना? इस तरह से यहाँ पे ये बढ़ जाता है। और कैसा विभाजन हुआ? समांगी। और तो ये भी क्या होंगी? दोनों कोशिकाएं कैसी होंगी? कैसी होंगी दोनों कोशिकाएं? कैसी होंगी? अगुणित। अगुणित, लेकिन असमान कोशिकाएं। अब देखो यहां पे एक चीज दिख रही है आपको, कोशिका भित्ति इनकी नहीं विभाजित हुई। वहां पे तीनों चीजें इसलिए तो बताई थी मैंने। ऐसा भी हो सकता है कि कोशिका केंद्रक विभाजन हो जाए, कोशिका द्रव्य अलग अलग हो जाए। केंद्रक विभाजन का मतलब केंद्रक अलग अलग हो जाए, कोशिका द्रव्य अलग अलग हो जाए, भित्ति नहीं हो। बताया था ना वहां पे, इसलिए तीनों चीजें बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा वाला हो रहा है? कौन सा हो रहा है यहाँ पे? अरे यहाँ पे कौन सा? यहाँ पे केंद्रक भी अलग अलग हो रहे हैं, कोशिका द्रव्य भी अलग अलग हो रहा है, लेकिन भित्ति अलग अलग नहीं हो रही है। तीनों टाइप के विभाजन मैंने बताया, अच्छे से देखना पहले से। ये हो गया। अरे ये हो गया ना? अब देखो इसके बाद क्या होगा? इसके ऊपर एक ऑटोमेटिकली, क्या? ऑटोमेटिकली जो होती है एक लेयर बन जाती है। और क्या बनती है? अब ऑटोमेटिकली कोई ना कोई तो बनाता होगा, सोचो, कोई ना कोई तो बनाता ही होगा। ऐसे करके एक परत और बन जाती है, यहां पे बन गई।
अब इसे कौन बनाता है? इसे भी जो टैपिटम होता है वही। मैंने इसीलिए तो बोला था उससे अलग कोई भी वर्ग आए ना समझ जाना आप टैपिटम का है। तो यहाँ पे एक और परत बन जाती है, लेकिन ये कहां पे नहीं होती? जनन छिद्र के पास नहीं होती। कहां पे नहीं होती? जनन छिद्र के पास नहीं होती। अब देखो यहाँ पे जनन छिद्र हो गया तो यहाँ पे ये नहीं होती। इसमें एक पदार्थ पाया जाता है इसमें। अरे बात तो समझ में आ रही है भाई? यहाँ पे तो क्या हुआ, यहाँ पे कोशिका झिल्ली अलग अलग हो गई जिससे कोशिकाएं तो अलग अलग बन गई, लेकिन कोशिका भित्ति देखो एक ही है अब भी उनकी, कोशिका भित्ति अलग अलग नहीं हुई है। यहां तक कोई दिक्कत? फिर उसके बाद क्या हुआ, एक परत और आ गई। और किसने बनाई ये परत? किसने बनाई? कैपिटम जो था ना उसने एक परत और बना दी। इसमें क्या होता है ये भी इंपोर्टेंट है, इसमें पाया जाता है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन इसमें पाया जाता है स्पोरोपोलेनिन। क्या पाया जाता है? स्पोरोपोलेनिन। जो प्लांट्स जो पादप जगत होता है उसका सबसे सॉलिड पदार्थ स्पोरोपोलेनिन है। आज तक इसे ना ही किसी अम्ल से आप खत्म कर सकते, किसी से भी खत्म नहीं कर सकते, कितना ताप बढ़ा दो, अम्लता बढ़ा दो, गर्म कर दो, ये खत्म नहीं होता। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है, ठीक है ना? बात समझ आ रही है? तो ये क्या बन गया आपका? क्या बन गया आपका? परागकण बन गया। परागकण समझ में आ गया कैसे परागकण बनता है, ठीक है ना? अब देखो स्पोरोपोलेनिन, एक क्वेश्चन ये भी बनता है स्पोरोपोलेनिन कहां पे नहीं होता? तो देखो जनन छिद्र पर नहीं होता। पॉइंटों को आपको नोट करना है कि पॉइंट को, स्पोरोपोलेनिन कहां पे नहीं होता? जनन छिद्र पर नहीं होता। सीक्वेंस समझ आ गई क्या क्या किया हमने? देखो अब मैं सीक्वेंस लिख देता हूं, जो अपनी जो स्टडी है उसे इजी बनाएगा। सीक्वेंस पहले क्या था हमारे पास? पहले क्या था भाई? पहले क्या था? फिर क्या था? फिर क्या था? फिर क्या था? देखो पहले थी लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या थी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका, यही तो थी सबसे पहले आपके पास, लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी। उसके बाद क्या बना आपका? क्या बने? चार बीजाणु। कितने बने? चार बीजाणु चतुष्क बना था, याद करो। क्या बना था? चार बीजाणु चतुष्क बना था, ऐसे करके बना था कि नहीं बना था? बना था। फिर उसके बाद आपको पता है क्या हुआ था? ये चारों बीजाणु अलग हो गए थे, ऐसे हुआ था ना? ऐसे हुआ था, शायद आपको याद होगा, हो गया ऐसे। फिर उसके बाद क्या किया था आपने? एक बीजाणु लिया था। अगर चार बीजाणु लोगे तो चार क्या बन जाएंगे? परागकण। तो हम तो चारों से बना लेंगे, एक से सीख लिया। तो इससे क्या बनेंगे? फिर इससे बनेंगे हमारे पास क्या? चार क्या? ठीक है। अब मैं सीक्वेंस ना इधर घुमा दूं, ठीक है? आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे करके बैक कर दो, राइट? आपको पता तो है ऐसे करके चल रहा है। फिर इससे क्या बन जाएंगे अपने पास? चार क्या बनेंगे? क्योंकि आपको पता है जब एक लघु बीजाणु से एक परागकण बनता है तो चार लघु बीजाणु से चार परागकण बनेंगे। ये हमारे पास क्या बन गए? क्या बन गए? चार परागकण बन गए। कोई डाउट, कोई दिक्कत? ऐसे करके डायग्राम आप खुद बना लेना, ऊपर तो बना लिया ना हमने, ठीक है? मैं ऐसे बना रही हूं शॉर्टली। चार परागकण बन गए, चार परागकण बन गए। तो हमारा सीक्वेंस देखो, वैसे पढ़ने में कितना लॉन्ग लग रहा था, सिंपल सी बात है, मात्र कोशिका थी। क्या हुआ? अर्ध सूत्री विभाजन, विभाजन हुआ। अब एक बात बताओ, यहां समांगी विभाजन हुआ है विषमांगी? यहां समांगी हुआ है, क्योंकि देखो चारों समान बन रही है। फिर इसमें क्या हुआ? इसमें भी क्या हुआ? इसमें हुआ हमारा क्या? इसमें क्या हुआ? अरे एक से कितने बन रहे थे? अब तुम्हें पता है एक लघु बीजाणु से एक, ये तो बात क्लियर है ना? अरे एक लघु बीजाणु से एक परागकोश बना था, तो चार से चार नहीं बनेंगे? वहां पे तो एक बना के दिखा दिया, अब तो मैं सबसे बता रहा हूं बिल्कुल क्लियरिटी के साथ। चार बन गए क्या आपके? तो यहाँ पे कौन सा विभाजन हुआ है आपको पता है? अर्ध, अर्धसूत्री, समसूत्री। और कितना समझा के बताया मैंने, ना होने का रीजन भी बताया। समसूत्री और कौन सा? असमान। कैसा हुआ है? असमान विभाजन हो गया, लो बन गया। चीज सी बात है, इतना सा याद करना है आपको, ठीक है? इतना ही तो याद करना है। कितने स्टेप? दो स्टेप हो गए, क्लियरिटी है ना? अब हम करने वाले हैं क्या, आपको पता है क्या? इसके बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट तो कर लो। किसके? परागकण की संरचना। अब देखो ये कोशिका होती है इसकी कायिका कोशिका। कौन सी होती है?
कायिक कोशिका कह दो या कायिका कोशिका कह दो, कोशिका हो गई, राइट। और ये होती है इसकी जनन कोशिका। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कायिका कोशिका क्या है, साइज में बड़ी है, जनन कोशिका क्या है, साइज में छोटी है। परतें कितनी दिख रही है आपको, देखो ये जो भित्ति थी ना, ये जो भित्ति थी, आपको क्लैरिटी से पता हो दिक्कत नहीं आएगी, ये जो भित्ति थी और ये बाद में परत बनी थी, तो इसमें क्या क्या भित्तियां हुई अब, अरे एक भित्ति पहले से थी जो कोशिका भित्ति थी, लेकिन अब उसको कोशिका भित्ति नहीं कहोगे, अब किसकी भित्ति बन गई, वो परागकण की कोशिका भित्ति नहीं बन गई। परागकण क्या है बताओ, क्या परागकण, माइंड से सोचो वो बताओ मुझे। अरे परागकण क्या है, दो कोशिकाओं का समूह तो दिख रहा है आपको परागकण, अरे दो कोशिकाओं का समूह तो परागकण है, इसमें इतना सोचने वाली है, माइंड लगाने वाली क्या बात है, सामने लिख रखा दो कोशिकाएं एक साथ जुड़ी हुई है, परागकण है वो। तो ठीक है, तो ये जो कोशिका की भित्ति थी इसको अब आप कोशिका भित्ति नहीं बोलोगे, अब क्या बोलोगे, अंत्यचोल। क्योंकि देखो आपको साफ साफ दिख रही है क्या भित्ति हो गई, दो, एक तो वो जो कोशिका भित्ति थी पहले से, एक और बन गई, तो कितनी भित्तियां हो गई यहाँ पे। अब दोनों को मिलाकर क्या बोलोगे आप, दोनों को मिलाकर बोलोगे आप भित्ति, क्या है ये दोनों, भित्ति। लेकिन कितनी भित्ति है यहाँ पे, दो भित्तियां हैं, तो बाहर वाली को क्या बोलोगे आप, बाह्य चोल, क्या बोलोगे, बाह्य चोल। और अंदर वाली को क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, अंत्य चोल। बताओ कोई दिक्कत, बाह्य चोल अंत्य चोल। अब तो आपको पता भी है कौन कौन से अंत्य चोल है कौन से बाह्य चोल है, दिक्कत ही नहीं, संरचना समझ आ गई। कोई पॉइंट, आपको एक पॉइंट और लिखना है यहाँ पे, अब संरचना के बारे में लिख दें, हम लिख देना, वैसे आपको सामने दिख रही है संरचना पूरी की पूरी। अब यहां पे रिटर्न कर दें इसको, क्या हम लिखेंगे, परागकण संरचना, परागकण संरचना। परागकण संरचना में क्या क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, अरे दो भित्ति दिख रही है, दो कोशिका दिख रही है, तो यहां पे क्या दिख रही है, दो भित्ति दिख रही है, भित्ति दिख रही है ना, और क्या दिख रही है आपको, दो कोशिका, दो कोशिका, ये तो दिख रहा है इसमें, दो भित्ति और दो कोशिका। अब पता है आपको भित्ति कौन कौन सी है, एक है बाह्य चोल, बाह्य चोल प्लस अंत्यचोल या अंत्यचोल चोल। इसमें क्या है, इसमें कायिक कोशिका, कायिक या कायिका, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिका, कोशिका प्लस कौन सी है, जनन कोशिका। इतना इजी होता है पढ़ना, क्लियर है, इतना इजी होता है। लो यहां पे हो गया, एक पॉइंट यहां पे और लिख लेना आप, क्या, स्पोरोपोलिनिन क्या है भाई, एक मोस्टली पॉइंट यहां पे मिल रहा है ना हमें, तो मोस्टली पॉइंट और लिख लें यहां पे, ये स्पोरोपोलिनिन क्या है, पादप जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ है, क्या है, स्पोरोपोलिनिन पादप जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ है, इस पे अम्ल क्षार लवण किसी का भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। लिख लेंगे, मैंने बोल दिया, क्या लिख लेंगे आप लिख लेंगे कि स्पोरोपोलिनिन पादप जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ है, इस पर अम्ल क्षार लवण ताप किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा पॉइंट क्या है, एक पॉइंट और लिखना है आपको, क्या, आपको लिखना है कि स्पोरोपोलिनिन की परत जनन छिद्र पर नहीं होती है, ठीक है ना। और आपको ये तो पता है कायिका कोशिका क्या होती है, कायिका कोशिका जो होती है वो परागकण को क्या करती है, देखो जिस पर काया लग गया ना तो वो काया वाले काम करेगी, जिस पे जनन लग गया वो जनन वाले काम करेगी, ठीक है ना। काया का काम क्या होता है, अरे पोषण भी तो देती है, काया पोषण नहीं देती है, ऊर्जा नहीं देती तुम्हें, देती है ना। तो कायिका क्या करेगी, कायिका कोशिका का काम क्या है, सीधी बात है, कायिका कोशिका का काम है पोषण देना, ठीक है। जनन कोशिका का काम क्या है, जनन कोशिका का काम है शुक्राणु को जन्म देना। आपका टॉपिक क्लियर हो गया। अब देखो पॉइंट क्लियर हो गए, मैंने बोला था एनसीईआरटी आपको साथ में लेके बैठना है,
क्योंकि जो पॉइंट क्या है समझाने वाले नहीं है, ओनली आपको याद करने, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अंडरलाइन करूंगा, उसको आपको समझना है, राइट। अब देखो क्या है, आपको अपनी बुक भी साथ लेके चलना है, क्योंकि ये समझाने वाले पॉइंट नहीं है, ये मैं हैंड टू हैंड बताऊंगा और आपको करना है। हाँ, और एक चीज और है, यहाँ पे जो अंत्य परत होती है, जिसकी अंत्य चोल होती है, वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की। क्योंकि आपको पता है नॉर्मली प्लांट्स की जो भित्ति होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है, सीधी सी बात है। तो इसमें नई चीज थोड़ी है, अगर जिसे पता है कि सीधी सी बात है प्लांट की भित्ति किसकी बनी होती है, पता है उसे, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। उसने दो छोड़ दिए जो मोस्टली वाले थे, कौन से, सेलुलोज और पेक्टिन, को डाल दिया। इसमें तो कोई नई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है अंदर वाली भित्ति किसका कन्वर्ट हुआ के बनी है, अरे भित्ति तो है वो अंतचोल। अब देखो यहाँ पे एक चीज और है यहाँ पे, कि यहाँ पे दुगुणित, ये आपको पढ़ना है, जितने पॉइंट है आपको अंडरलाइन करना है इसको, या मार्कर करना है। अब देखो क्या होता है, जब परागकण होते हैं, एक पॉइंट भी समझना है हैंड टू हैंड यहाँ पे, और करना भी है, कि परागकण जो झड़ते हैं, दो कंडीशन में झड़ते हैं, एक तो द्विकोशिकीय अवस्था और एक त्रिकोशिकीय अवस्था। द्विकोशिकीय का मतलब देखो, हमने जो परागकण, ये परागकोश है अपना, ठीक है, ये क्या हमारा परागकोश है, राइट। इसके अंदर एक ही परागकण बना रहे होते तो बहुत सारे, तो एक हमारे पास परागकण है, क्या हमारे पास परागकण ऐसे कुछ है ना, ऐसे कुछ है, ऐसे ही है ना परागकण। तो आपको पता है इसमें कितनी कोशिकाएं दिख रही है आपको, दो कोशिकाएं। तो ये क्या करेगा, ऐसे ही झड़ जाएगा, और क्या होगा आपको पता है, झड़ने के बाद कहां पे जाएगा, बताओ मुझे, बढ़ती काकर पे जाएगा, इस तरह से यहीं पे तो जाएगा ये, तो परागकण यहाँ पे चला जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत। तो कौन सी अवस्था में चला ये, द्विकोशिकी का मतलब, अरे इस परागकण के अंदर कितनी कोशिकाएं दिख रही है आपको, दो कोशिकाएं। कितनी कोशिकाएं इस टाइम, दो कोशिकाएं। अभी तो बता रहा था मैं, दो कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, दो कोशिकाएं ना, दो कोशिकाएं तो क्या है, द्विकोशिकीय अवस्था है। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है ना। यहां पे देखो कुछ जो होते हैं, ये कौन सा होता है, द्विकोशिकीय अवस्था जो होता है, देखो यहाँ पे समझना है, इसके दो चरणी में झड़ते हैं। अब कितने परसेंट जाते हैं इसके में, 60%। 60% जो प्लांट्स होते हैं वो परागकण को किस कंडीशन में झाड़ते हैं, इसी द्विकोशिकीय अवस्था में। लेकिन 40% त्रिकोशिकीय अवस्था में। त्रिकोशिकीय अवस्था का मतलब होता है इसमें एक और विभाजन हो जाता है। इसमें क्या होता है आपको बताइए, हमारा परागकण है ऐसे करके, और ये हमारी क्या, जनन कोशिका। जनन कोशिका में एक और विभाजन होगा, और यहाँ पे क्या बनेंगे, दो नर युग्मक। क्या बन जाएंगे यहाँ पे इससे, देखो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, अब देखिए आप क्या दिख रहा है आपको, कितनी कोशिकाएं दिख रही है, 3 कोशिकाएं दिख रही है। इस कोशिका से क्या बन गई, 2 कोशिकाएं और बन गई। ये क्या है, 2 केंद्रक है ना, और ये 2 केंद्रक क्या है, नर युग्मक। तो कितनी कोशिकाएं दिख रही है आपको, तो ये होगी त्रिकोशिकीय अवस्था। कौन सी कोशिकीय अवस्था, त्रिकोशिकीय। तो ये कितने परसेंट इसका यूज करते हैं, 40%। 40% किस में झड़ते हैं, परागकण, त्रिकोशिकीय अवस्था में, और 60% द्विकोशिकीय अवस्था में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हें पता है नीट के लिए क्या है, एनसीईआरटी, बायोलॉजी की वो भी क्या है, सीधी बात है, तो बाइबल मानो, नीट के लिए बाइबल ही होती है बायोलॉजी की एनसीईआरटी, क्योंकि सब कुछ इसमें से आता है। तो बात समझ आ गई, द्विकोशिकीय त्रिकोशिकीय मैंने बता भी दिया साथ साथ क्या होता है। बस एक चीज है यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इससे बीमारी कौन सी होती है, बीमारी आपको पता है, बीमारी जैसे बीमारी क्या होगी, अब आप बताइए, आपके सामने फूल रखे हुए हैं, आप जा रहे हैं निकल के, तो ऐसा तो नहीं आपको टच कर रहे हैं फूल, आगे फुल टच थोड़ी कर रहे हैं, तुम आके क्या करोगे, सांस लोगे आप, तो इसके परागकण क्या होंगे, परागकण आपके सांस के अंदर जा सकते हैं। तो जब सांस में जाएंगे तो सांस की बीमारी तो होगी, इसमें तो कोई नई बात ही नहीं है सोचने वाली। तो यहाँ पे जो दे रखे हैं ना उससे, कि इससे क्या होते हैं, इसकी जो नुकसान होते हैं, जैसे गंभीर एलर्जी होना, श्वसन वेदना, ठीक है, जैसे दमा, श्वासनी शोथ आदि हो जाते हैं। ठीक है, तो इस पे आपको क्या करना है, बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन, बड़े इजी क्वेश्चन भी पूछ लेता है नीट, सीधी बात है। अच्छे से पढ़ के जाओगे तो 50% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, आप सोचेंगे ऐसे क्वेश्चन भी नीट में आते हैं, सीधी बात है। तो ये याद कर लेना, ठीक है। गाजर घास, ये जो लिख रखा है उसने, कि भारत में गेहूं के साथ आने वाली गाजर घास या पार्थेनियम की उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई है, जो परागकण एलर्जी कारक होता है। ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल, एक भी एग्जाम्पल छोड़ना नहीं। तो इसे भी क्या करना है आपको, इसे क्या करना है आपको, क्या करना है, याद करना है। और यहाँ पे देखो ये आपको करना है, और इसके लिए जो दे रखा है परागकण जो होते हैं क्या होते हैं, पोषण से भरपूर होते हैं, ठीक है ना।
और बी, ये यहाँ पे जो इसकी टैबलेटें दे रखी है ना, इसको भी आपको याद करना है, कौन सी टैबलेट, नाम क्या है इनका। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखो कि परागकणों की जो जीवन क्षमता है वो कितने कितने टाइम तक होती है। ठीक है, इससे नीट में पूछा भी ऑलरेडी सवाल, ये वाला पूछा था उसने कि गुलाबवती सोलेनेसी के सदस्य की परागकण जीवन क्षमता, उसने पूछा था कि ऐसे किसके परागकण होते हैं जो उनकी जीवन क्षमता कई महीने तक बनी रहती है। तो आप, उसने ऑप्शन दिया था सोलेनेसी, तो सोलेनेसी ऐसी इसी बात है कई महीने तक। तो यहाँ पे दे रखी है ना जीवन क्षमता किसकी कितनी होती है, आपको याद करना है। ठीक है, इसे क्या कर लो, मार्क कर लो। और यहाँ पे जो दे रखा है ये भी क्वेश्चन उसने पूछ रखा है, देखो परागकणों को द्रव नाइट्रोजन और माइनस के 196 सेंटीग्रेड में कई वर्षों तक भंडारित करना संभव है। इसका मतलब क्या है, आप परागकणों को क्या कर सकते हैं, आप नाइट्रोजन N2 में क्या माइनस के 196 सेंटीग्रेड ताप पर कई वर्षों तक रख सकते हैं सेफ। ठीक है, तो इन्हें अंडरलाइन कर लेना आपको, इसीलिए एनसीईआरटी लेके बैठनी है जो इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो 3-4 पॉइंट इसमें इंपोर्टेंट है, आपको खुद से करने है, इसमें कोई याद थोड़ी करना है, मतलब मुझे को थोड़ी समझाना है इसमें कुछ, आपको याद ही करना है, बस याद कर लेना। राइट, ये टॉपिक हो गया पूरा। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।